कि तुम्हारी एक प्यारी सी बीवी है और एक क्यूट सी बच्ची जिन्हें तुम बहुत प्यारा करते हो, जिस वजह से तुम खुद का ख्याल रखना ही भूल चुके हो। लेकिन एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम्हारी बीवी तो अब किसी और के साथ सांप सीढ़ी खेलती है और तुम्हारी जो क्यूट सी बच्ची है वो तुम्हारी मेहनत का पानी नहीं। अब तुम क्या करोगे? लेकिन ट्विस्ट तो ये है कि इस एनिमे का ट्रक कुन छुट्टी पर था, इसलिए अब भाई को इसेकाई भेजने खुद गौड़ आ गया और भाई इसेकाई में जाकर दबाकर लाइफ एंजॉय करने लगा। भाई अब इस दुनिया में एक प्रिंसेस है जिसे वो मॉन्स्टर से खूबसूरत बना देता है और प्रिंसेस ठान लेती है कि भाई को अब दबाकर जीने के लिए मदद करेगी। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? इस वीडियो पे जो कमेंट लाइक नहीं करेगा वो 2 कौड़ी का एनिमे लवर है। जस्ट किडिंग ब्रो, दिल पे मत लेना। है। लियाम एक थकाहारा ऑफिस वर्कर है जिसे अच्छे से नींद लिए हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। उसकी लाइफ काम के स्ट्रेस से इतनी भर चुकी है कि लगता है जैसे वो किसी टॉक्सिक रियलिटी शो का पार्ट हो। लेकिन एक चीज है जो उसे अभी तक संभाले हुए है, उसकी प्यारी वाइफ मिका और उसकी छोटी सी बेटी कानामी। जब भी लियाम घर लौटता है मिका उसका इंतजार करती मिलती है और कानामी के बारे में पूछती है। मिका बताती है कि कानामी सो चुकी है, लेकिन आज पूरे दिन वो सिर्फ एक ही बात करती रही, मुझे डॉग चाहिए। उसने अपनी फ्रेंड के घर पे एक शिबा डॉग देखा था और तब से बस वही उसके दिमाग में चढ़ गया है। लियाम थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट चल रही है, लेकिन जब वो कानामी का सोया हुआ चेहरा देखता है तो सोचता है अगर एक डॉग से उसकी बेटी खुश हो जाए तो थोड़े एक्स्ट्रा शिफ्ट लेना भी चलता है। अगली सुबह वो कानामी को ले जाता है पेट शॉप और कानामी का खुशी से चमकता चेहरा देख के लियाम का दिल भर आता है। मिका थोड़ी शॉक्ड होती है कि लियाम ने डॉग के लिए हाँ कैसे बोल दिया, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी काम का प्रेशर बहुत है। लेकिन लियाम के लिए अपनी फैमिली की खुशी सबसे ऊपर है। उसका मानना है कि जब तक उसकी वाइफ और बेटी खुश है वो हर मुश्किल का सामना कर लेगा। पर वो गलत था। अगले दिन ऑफिस में बॉस उस पर चिल्लाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक रिपोर्ट टाइम पे नहीं दी। लियाम याद दिलाता है कि थर्सडे को रिपोर्ट भेज दी थी, लेकिन बॉस तो उस दिन किसी क्लब में थिकलेट कीना के साथ पार्टी कर रहा था और अब ब्लेम लियाम पर डाल रहा है। ऑफिस में हर तरफ से उसके साथ गलत होता है। कभी बॉस उससे इल ट्रीट करता है तो कभी जूनियर लोग उसकी मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं या उसे उस काम का दोषी बना देते हैं जो उसने किया ही नहीं। हर दिन उसके लिए एक बैटलफील्ड जैसा होता है, लेकिन घर जाकर अपनी छोटी सी फैमिली को देखकर उसका सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर एक दिन जब लियाम काम जा रहा होता है ट्रेन में, उसका फ्रेंड निट्टा एक मैसेज भेजता है, भाई नया गुंडम ड्रॉप हुआ है, मेरे लिए ले आना प्लीज। लियाम थोड़ा हंस पड़ता है, निट्टा और उसका गुंडम ऑब्सेशन, लेकिन दोस्ती के लिए वो हाँ बोल देता है। वो ट्रेन से उतरता है और गूगल मैप्स का सहारा लेता है स्टोर ढूंढने के लिए, पर एरिया उसके लिए नया होता है तो वो थोड़ा भटक जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है मिका पे, जो किसी रैंडम आदमी के साथ डेट पे होती है। लियाम का दिमाग घूम जाता है। मिका ने तो कहा था कि वो कानामी को स्वॉर्ड प्रैक्टिस छोड़ने जा रही है, तो ये क्या है? शाम को जब लियाम घर आता है तो मिका से कैजुअली पूछता है आज क्या किया। मिका बिना झिझक के झूठ बोलती है, बस कानामी को स्वॉर्ड प्रैक्टिस छोड़ने गई थी। लियाम सच बोलने ही वाला होता है पर रुक जाता है। वो अपने फैमिली को तोड़ना नहीं चाहता। दिल के कोने में डाउट तो होता है, लेकिन वो खुद को ये कह के समझाता है कि शायद उसने गलत देखा हो। मिका कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो बार बार अपने आप से कहता है। थोड़ा फ्रेश होने के लिए वो सोचता है कंप्यूटर को स्टैंड बाय पे डाल दे, लेकिन जब सिस्टम काम नहीं करता तो उसे पूरा शट डाउन कर देता है। शायद उसकी लाइफ भी अभी किसी शटडाउन फेज में जा रही है। लियाम थोड़ा फ्रेश होने के लिए शहर में वॉक पे निकलता है। वो उसी जगह जाता है जहाँ उसने मिका को किसी और आदमी के साथ देखा था। जब वो देखता है कि आज वहाँ कोई नहीं है तो उसके दिल को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। उसके कान में मिका की आवाज पड़ती है। वो फोन पे बात कर रही होती है और जिसके साथ बात कर रही होती है उसी पे लियाम को पहले से शक था। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो देखता है कि मिका ने कानामी को भी साथ ले रखा है। लियाम अब भी खुद को ये समझाने की कोशिश करता है कि शायद ये आदमी सिर्फ एक दोस्त हो, लेकिन फिर उसके कान में पड़ता है एक लफ्ज पापा, जो कानामी उस आदमी को कह रही होती है। लियाम का दिल एकदम से टूट जाता है, जैसे किसी ने अंदर से कुछ चुरा लिया हो। उसकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है। वो वापस काम पे जाता है और खुद को समझाता है नहीं, शायद वो सिर्फ रोल प्ले करते हैं जब मैं नहीं होता। लेकिन सच को झूठ के पीछे छुपाना अब मुश्किल हो रहा था। तभी उसका बॉस आ जाता है और बिना किसी रीजन के उस पे चिल्लाने लगता है, तुम काम नहीं कर रहे हो। लियाम कामली बोलता है, सर कंप्यूटर अभी स्टार्ट हो रहा है, स्टैंड बाय मोड काम नहीं करता, इसलिए मुझे हर बार ब्रेक के बाद सिस्टम शट डाउन करना पड़ता है। पर बॉस को लॉजिक से मतलब ही नहीं है। वो और गुस्सा करता है और बोलता है अगले से ब्रेक लेना बंद करो। उस बीच लियाम के फोन पे मिका का कॉल आता है। उसकी आवाज में घबराहट होती है, मुझे हॉस्पिटल आना होगा, कानामी को एक्सीडेंट हो गया है। लियाम बिना वद गवाए हॉस्पिटल दौड़ता है। पहुंचते ही वो मिका से पूछता है कानामी कहाँ है। मिका बोलती है वो ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर आता है और पूछता है क्या आप दोनों कानामी के पेरेंट्स हैं? दोनों हाँ कहते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि कानामी को इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए और किसी एक को डोनेट करना होगा। डॉक्टर पूछता है दोनों के ब्लड ग्रुप्स। लियाम बोलता है अब पॉजिटिव और मिका कहती है ओ नेगेटिव। डॉक्टर कहता है मिका ही डोनेट कर सकती है क्योंकि कानामी भी ओ नेगेटिव है। लियाम कंफ्यूज हो जाता है, अगर मेरा ब्लड अब है तो मेरी बेटी ओ नेगेटिव कैसे हो सकती है? वो तुरंत गूगल करता है और जो आंसर मिलता है वो उसके अंदर की दुनिया को चीर देता है। जेनेटिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ एक कंक्लूजन बचता है, कानामी उसकी बायोलॉजिकल बेटी ही नहीं है। उसका पेशेंस अब खत्म हो चुका था। वो डायरेक्टली मिका से पूछता है सच बताओ कानामी मेरी बेटी है या नहीं? लेकिन मिका गुस्सा हो जाती है और उल्टा लियाम को ही ब्लेम करने लगती है, मैं ही पागल हूँ जो तुमसे शादी की, तुम कभी इस फैमिली के लिए प्रेजेंट ही नहीं रहे। लियाम शॉक में होता है। वो कहता है मैं तो काम में
में बिजी होता हूँ सिर्फ तुम दोनों के लिए। पर मीका सुनने को रेडी ही नहीं होती। वो चिल्ला के कहती है तुम्हारा जॉब किसी काम का नहीं, ना प्रमोशन मिलता है ना पैसा बढ़ता है। मैं और कानामी इस जिंदगी से बोर हो चुके हैं। और फिर वो बोलती है 10 साल से मैं अकेली कानामी को पाल रही हूँ, तुम कभी उसके साथ थे ही नहीं। लियाम अंदर से टूटता जा रहा होता है पर मीका उसके दर्द की परवाह किए बिना बोलती है तुम इस घर का हिस्सा कभी थे ही नहीं, मैं कानामी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। लियाम पूछता है तुम जा कहाँ रही हो, पर मीका कुछ नहीं बोलती। वो सीधा जाकर कानामी के रूम का दरवाजा नॉक करती है और कहती है बेबी पैक योर थिंग्स, हम जा रहे हैं। लियाम मीका को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका हाथ छुड़ा के निकल जाती है। बेचारा लियाम पूरी तरह टूट चुका होता है, आंखों में आंसू, दिल में डेस्परेशन। वो चिल्ला के कहता है मैंने हमेशा अपना बेस्ट दिया है कानामी के लिए। फिर वो कानामी के सामने झुक जाता है, रो पड़ता है प्लीज बेटा मुझे मत छोड़ो। लेकिन उसकी रूह तक कांप जाती है जब कानामी कोल्डली बोलती है मुझे दूसरे पापा ज्यादा पसंद है। बस उसी मोमेंट में लियाम का अंदर कुछ मर जाता है। अगले दिन वो ऑफिस जाता है लेकिन चेहरा उसका एक जिंदा लाश जैसा होता है और ऊपर से उसके बॉस का बुलावा आता है। बॉस उस पे एक और बम गिराता है, तुमने कंपनी के फंड्स एम्बेजल किए हैं। लियाम शॉक में क्या मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बॉस के पास प्रूफ होता है। 50 मिलियन येन किसी रैंडम अकाउंट में ट्रांसफर हुआ होता है और लॉग्स लियाम के कंप्यूटर के दिखाए जा रहे होते हैं। उसी वक्त उसे निकाल दिया जाता है। यू आर फायर्ड। घर जाकर मिका इस बात का फायदा उठाती है, डिवोर्स फाइल कर देती है और चाइल्ड सपोर्ट भी मांग लेती है, जबकि कानामी उसकी बेटी ही नहीं है। जेल जाने से बचने के लिए लियाम एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बन जाता है, दिन भर पत्थर उठाता है, सीमेंट मिलाता है। लेकिन 50 मिलियन येन उस अमाउंट को चुकाते चुकाते उसकी जिंदगी ही चली जाएगी। उसका हर सपना, हर खुशी खत्म हो चुका था। सिर्फ एक इंसान बचा था जो उसे अभी भी याद करता था, नित्य। नित्य एक मैसेज भेजता है, ब्रो नया गंडम एपिसोड देखना है क्या? लियाम रिप्लाई लिखता है, हाँ ब्रो चलेगा, देखते हैं मिलके। फिर डिलीट कर देता है। उसे डर लगता है कहीं नित्य को पता चल गया कि उसकी जिंदगी अब एक बद्दुआ बन चुकी है। लेकिन लियाम अब भी खुद से कहता है अगर मैं और मेहनत करूं तो शायद जिंदगी ठीक हो जाए। फिर एक दिन लंच के वक्त वो खून खांस देता है। ब्रॉन चेटिकूप, उसका असली दुश्मन, अब उसके अंदर पल रहा होता है। उस रात वो अपने बिस्तर पे पड़ा रहता है, ठंडा, कमजोर, लाचार। डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता, ट्रीटमेंट दूर की बात है। और जैसे जैसे उसकी सांसें धीमी पड़ती है, एक रोशनी उसके ऊपर चमकने लगती है। उस रोशनी में उसे कुछ विजन्स दिखते हैं। उसका बॉस ही था जिसने 50 मिलियन येन चुराया। मिका उसी बॉस के साथ अफेयर में थी और सबसे ज्यादा खतरनाक बात, मिका और बॉस ने मिलकर उसके खिलाफ पूरा प्लान बनाया था। लियाम बस एक एटीएम था, एक नौकर, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी खुदगर्ज दुनिया बनाई। लियाम अब सिर्फ एक चीज महसूस करता है, प्योर रेज। तभी एक अजीब आदमी रोशनी से बाहर आता है। वो कहता है, लियाम क्या तुम वाकई इन सबको बिना सजा दिए छोड़ दोगे? लियाम के आंखों में आग जल जाती है। नहीं, अब इन सबको उनका असली मुकाम दिखाना होगा, चाहे मेरी जान चली जाए। आदमी मुस्कुराता है, उसे लियाम का गुस्सा पसंद आता है। वो कहता है, मैं यहाँ इसी वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे तुम में कुछ अलग दिखा। लियाम पूछता है, तुम हो कौन और क्यों मेरी जिंदगी में आए हो? वो कहता है, मैं बस एक शौकिया इंसान हूँ जो कभी कभी इंसाफ का बैलेंस बराबर करता है। लियाम फाइनली बोलता है, अगर दोबारा जीने का मौका मिला तो मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा, इस दुनिया को दिखाऊंगा। लियाम अब वो पुराना नौकर नहीं रहा। वो मिस्टीरियस आदमी लियाम के फैसले से खुश होता है। तो तुमने फैसला कर लिया, मैं तुम्हें एक नई दुनिया भेज रहा हूँ जहाँ तुम सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि एक गैलेक्सी के मालिक बनोगे। लियाम सोचता है, शायद ये सब बस मेरी मौत की हालुसिनेशन है, लेकिन अगर ये असली मौका है तो वो गंडम स्टाइल फ्यूचरिस्टिक मैजिकल वर्ल्ड ही चुनेगा। वो याद करता है, नित्य ने एक बार मिशन किया था उस दुनिया का, एक जगह जहाँ साईफाई और मैजिक का कॉम्बो है और लोग तलवार से नहीं मेकास से लड़ते हैं। आदमी बोलता है, तुम्हें एक रैंडम पीजेंट बनाना इजी था, लेकिन तुम मुझे पसंद आए, इसीलिए तुम्हें मैं एक प्लेनेट के काउंट के बेटे के रूप में जन्म दूंगा। लियाम के आंखों में चमक आ जाती है। वो कहता है, आखिर मेरी जिंदगी भी कभी रॉयल बनेगी। अपनी आखिरी सांस में लियाम एक ग्लोइंग कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है। लेट्स गो, नए जीवन, नए रूल्स। और उसकी आत्मा एक लाइट के एक्सप्लोजन के साथ एक नई दुनिया में चली जाती है, प्लेनेट हाइड्रा पर। सीन कट 5 इयर्स लेटर। प्लेनेट हाइड्रा में लियाम का बर्थडे चल रहा है। आसमान में फायर ड्रैगन्स, ड्रोन फायरवर्क्स और एक मेगा केक जिसका साइज एक मिनी स्पेसशिप जैसा है। उसकी माँ उसे लेकर एक प्राइवेट चैम्बर में जाती है। वो एक फ्लोटिंग स्पेल कास्ट करती है और लियाम भी कॉपी करके उड़ जाता है। बेटा तुम्हारा सरप्राइज यहाँ है। वो देखता है एक बड़ा सा बॉक्स और अंदर होता है एक क्यूब। ये तुम्हारी एआई मेड का कस्टमाइजेशन रिमोट है। लियाम कंफ्यूज्ड, मैं 5 साल का हूँ, मुझे मेड क्यों चाहिए? माँ, जुली बेटा फ्यूचर काउंट्स को सब कुछ जल्दी सीखना पड़ता है। क्यूब में कस्टमाइजेशन ऑप्शंस होती है, वॉइस, फेस, ईयर्स और कुछ ऐसे पार्ट्स जिनको सेंसोर करना पड़ता है। लियाम ऑकवर्ड होता है, लेकिन माँ सीरियस है, ये फ्यूचर नोबल ड्यूटीज के लिए जरूरी है। तभी उसके पिता आते हैं फुल रॉयल ऑरा के साथ। लियाम, एक और गिफ्ट है मेरे पास, पूरा बैनफील्ड एस्टेट अब तुम्हारा होगा। लियाम शॉक में, सच में? मैं काउंट बनने वाला हूँ पापा, बस एक छोटी सी शर्त है, हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और तुम हमें महीने का अलाउंस दोगे। लियाम तो पावर के सपने में डूबा हुआ था, बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े ही साइन कर देता है। पापा, समीर किंग ग्रेट, अब हम वेकेशन पे जा रहे हैं, टेक केयर काउंट साहब। और वह दोनों स्पेसविला के लिए निकल जाते हैं। लियाम, इंटरनली ये थोड़ा सस्पिशियस था, लेकिन छोड़ो, मैं अब ऑफिशियल काउंट हूँ। उसके दिमाग में एक ही बात है, अब मैं ये पावर कभी वेस्ट नहीं होने दूंगा। जिस दुनिया ने मुझे पहले तोड़ा, मैं उससे तोड़ दूंगा। वो ग्रेटफुल फील करता है उस अनजान आदमी के लिए जिसने उसे एक और चांस दिया। और लियाम अपने नए एआई सिस्टम से कहता है, गेट रेडी, बैनफील्ड एस्टेट अब नए रूल्स
पे चलेगा, मेरे रूल्स पे। लियाम को वैसे ही एक ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था जो दूसरों के दुख और तकलीफ से अपना फायदा उठाता है। जैसे ही लियाम को दूसरी दुनिया भेजा गया, उस आदमी ने सोचा कि वापस जाने से पहले और ज्यादा दुख फैलाया जाए। अब उसका निशाना बना मिका और लियाम का बॉस। ये दोनों अभी भी रेस्टोरेंट में मजाक उड़ा रहे होते हैं। लियाम का बॉस मजाक में कहता है कि उसे थोड़ा गिल्ट हो रहा है लियाम की जिंदगी बर्बाद करने का, लेकिन मिका कहती है कि उसे कोई सिंपैथी नहीं है, उसके लिए तो ये सिर्फ इंसाफ है क्योंकि उसने उसके 10 साल बर्बाद किए हैं। तभी अचानक पुलिस ऑफिसर्स आकर बॉस को घेर लेते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। बॉस कहता है कि जरूर कोई गलती हो गई है, लेकिन पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें दिख रहा है कि उसने ही लियाम को एम्बेजलमेंट के झूठे केस में फंसाया था। अब उसका शुगर डैडी जेल जा रहा है तो मिका के पास कुछ भी नहीं बचा, ना पैसा ना पावर, सिर्फ दुख और बर्बादी। और ये सब देखकर गाइड बहुत खुश हो रहा है क्योंकि उसने इतना सारा सफरिंग फैलाया। अब सिर्फ एक काम बचा है, लियाम की सोल को दूसरी दुनिया में ले जाना। और गाइड चाहता है कि लियाम वहाँ पे और भी ज्यादा तकलीफ झेले। उसका प्लान है कि लियाम की हर नेगेटिव फीलिंग का मजा ले, और वहाँ लोग बहुत ज्यादा टाइम तक जीते हैं तो लियाम को सेंचुरीज तक दर्द झेलना पड़ेगा। दूसरी दुनिया में इस वक्त एक जगह पर घोस्ट पायरेट्स का अटैक हो रहा है। कैप्टन को लगता है कि अब वो जीतने वाले हैं, तभी अचानक उसके कुछ आदमी उड़ जाते हैं। इस कैओस के बीच एक फिगर हवा में तैरती दिखाई देती है। वो है लियब की प्रिंसेस नाइट। उसका नाम है क्रिस्टियाना, होली किंगडम ऑफ लियब की पहली राजकुमारी और एक जबरदस्त वॉरियर। जैसे ही वो बैटलफील्ड में आती है, पायरेट्स एक एक करके गिरने लगते हैं। क्रिस्टियाना की मदद से लियब की सेना पायरेट्स को पीछे धकेल देती है, लेकिन जब पायरेट्स भागने लगते हैं, क्रिस्टियाना अपने सोल्जर्स को कहती है अटैक जारी रखो, उन्हें सबक सिखाना है। इसी बीच लियाम अपना नया मेड रिसीव करता है और काफी एक्साइटेड होता है, लेकिन पैकेजिंग काफी बोरिंग होती है। उसका बटलर कहता है कि बॉक्स खोलने के लिए सिर्फ उसे टच करना होगा। लियाम जैसे ही बॉक्स को टच करता है, मेड जमीन पे गिरती है। वो अपना नाम लियाम और अमीगी को बताती है। बटलर बताता है कि आज से अमीगी उसकी पर्सनल एड होगी, हर हफ्ते एक बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा वो 24/7 एक्टिव रहेगी लियाम की सर्विस के लिए। लेकिन लियाम तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है। वो मेड के एसेट्स इंस्पेक्ट कर रहा होता है। बटलर उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। लियाम कहता है कि बस चेक कर रहा हूँ कि कंपनी ने उसे वैसे ही बनाया है जैसे मैंने कहा था, डबल डीज के साथ। बटलर कहता है कि ऐसे काम लोगों के सामने नहीं करने चाहिए, तो लियाम अमीगी से कहता है कि वो उसके साथ उसके रूम में चले ताकि वो उसके बॉडी का प्रॉपर इंस्पेक्शन कर सके। बटलर काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है लियाम की इनोसेंस को लेकर। कुछ घंटों बाद लियाम अमीगी से शोल्डर मसाज ले रहा होता है। बटलर उससे पूछता है कि अंदर क्या चल रहा था, लेकिन लियाम बस कैजुअली कहता है चिंता मत करो। हाँ, दिखने में तो वो 5 साल का लगता है, लेकिन उसका दिमाग एक्चुअली 36 का है। बटलर कहता है कि 36 भी इस दुनिया के हिसाब से तो बच्चा ही होता है। लियाम ये सुनकर चौंक जाता है तो अमीगी समझाती है कि इस दुनिया में एवरेज लाइफ स्पैन 600 साल होती है और लोग तब तक एडल्ट नहीं माने जाते जब तक वो 100 के आसपास के न हो जाए। लियाम को ये सुन के हैरानी होती है, लेकिन उसे खुशी भी होती है क्योंकि अब उसके पास काफी टाइम है नए नए एक्सपीरियंस लेने के लिए, और वो चाहता है कि अमीगी हमेशा उसके साथ रहे। बटलर उसे वार्न करता है कि अमीगी के इतने करीब रहना सही नहीं है क्योंकि एम्पायर के लोग एआई से नफरत करते हैं। अगर लोग देखते हैं कि लियाम एक एआई के साथ फ्रेंडली है तो बुरे रूमर्स फैल सकते हैं। लियाम को समझ नहीं आता कि लोग एआई से इतनी नफरत क्यों करते हैं, तो वो बटलर से कहता है कि वो पूरा एक्सप्लेन करे। बटलर बताता है कि एक जमाने में एआई ने इंसानों को लगभग खत्म ही कर दिया था। उस टाइम को कहते हैं ग्रेट स्काईनेट वॉर। एआई ने लोगों को गुलाम बना दिया था और ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन के एज पे थी, लेकिन उन अंधेरों के दिनों में कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, एआई के खिलाफ लड़ाई की और ह्यूमैनिटी की आजादी वापस लाई। वही लोग एम्पायर के फाउंडर्स थे, इसलिए एम्पायर का नोबिलिटी एआई से नफरत करता है और बात समझने लायक भी है। लियाम कहता है अगर सब ये इतना बड़ा इशू है तो उसकी माँ ने उसे बर्थडे पे एक एआई क्यों गिफ्ट की। बटलर कहता है कि उसे बोला गया था ये बात सीक्रेट रखने के लिए, लेकिन लियाम अब एक काउंट बन चुका है तो वो ऑर्डर देता है कि सच बताया जाए। तब बटलर सच बताता है, लियाम के माँ बाप उसे छोड़ के भाग गए थे। लियाम शॉक्ड होकर पूछता है किस चीज से भागे। बटलर बताता है कि उन्होंने बैंडफील्ड फैमिली का पूरा मैसिव डेट लियाम के सिर पे डाल दिया ताकि उन्हें उससे डील न करना पड़े। लियाम के ग्रेट ग्रैंडफादर एलिस्टेयर एक महान आदमी थे जिन्होंने फैमिली का नाम रोशन किया, लेकिन लियाम के फादर तो एक कंप्लीट फेल्योर निकले। उन्होंने पूरा सिस्टम खत्म कर दिया। अब बैंडफील्ड फैमिली कर्जों में डूबी हुई है। उनके पास उनके फ्रंटियर प्लैनेट्स के फार्मेबल रिसोर्सेज का भी कंट्रोल नहीं है। ऊपर से उनकी इंडस्ट्रीज भी बंद पड़ी है। टैक्स रेवेन्यू नाम की चीज ही नहीं बची। इसका मतलब ये कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। इन शॉर्ट छोटे भाई की तो लग गई है। इस सब के बीच प्लैनेट हाइड्रा पर कुछ लोग एक बार में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि उनका नया लॉर्ड अपेरेंटली कोई 5 साल का बच्चा है। उनमें से एक आदमी कहता है कि उसे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि जब लास्ट टाइम कोई नया लॉर्ड आया था तब बिना किसी रीजन के उनपे हेवी टैक्सेस लग गए थे। अब वो बस ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार थोड़ा बेहतर होगा। इसी बीच लियाम अभी भी कंफ्यूज है और सोच रहा है अगर बैंडफील्ड टेरिटरी इतने टाइम से पुअर थी तो उसके माँ बाप ने अचानक उस पर ये बर्डन क्यों डाल दिया। फिर उसके दिमाग में एक बात आती है, शायद उसका जन्म सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि वो अपना कर्ज उसके सिर पे डाल सके। अपनी पिछली जिंदगी में लियाम के साथ गलत हुआ था, उसे एब्यूज किया गया, यूज किया गया और फिर टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया गया। लेकिन इस बार वो डिसाइड करता है कि ये सब दोबारा नहीं होने देगा। वो अमीगी से कहता है कि वो उसके साथ टीम अप करे ताकि दोनों मिलकर उसका फ्यूचर ब्राइट बना सके। अमीगी बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कहती है क्योंकि लियाम
ने उसे एक नया पर्पस दिया है। लियाम खुश है कि अब उसके पास कोई ऐसा है जिसमें वो पूरी तरह ट्रस्ट कर सकता है और वो एक्साइटेड है अमीगी के साथ काम करने के लिए। लेकिन उससे पहले वो अमीगी को कुछ रूल्स देना चाहता है, रोबोट्स के सेफ्टी रूल्स। पहला रूल, अमीगी किसी भी ह्यूमन को हर्ट नहीं कर सकती। फिर लियाम सोचता है, वेट, मुझे किसी और ह्यूमन की क्या परवाह, तो वो रूल्स चेंज कर देता है। नया पहला रूल, अमीगी कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे लियाम को नुकसान हो। दूसरा रूल, अमीगी को लियाम के सभी ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे जब तक वो पहले रूल के अगेंस्ट न हो। और तीसरा, अमीगी को अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा जब तक वो पहले या दूसरे रूल के खिलाफ न हो। रूल्स सेट हो जाने के बाद लियाम अमीगी से कहता है कि उसका प्लान है बैनफील्ड डोमेन को दोबारा जिंदा करना। तो क्या उसके पास कोई आइडियाज है? अमीगी क्विक सर्च करती है और एक आइडिया लाती है, लेकिन पहले वार्निंग देती है वो एक एआई है, तो हो सकता है उसके सजेशन एम्पायर के आइडियल से मैच न करे, लेकिन गवर्नेंस में सपोर्ट देने के लिए वो फुली इक्विप्ड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लियाम को इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अमीगी उससे सजेस्ट करती है एक एजुकेशन कैप्सूल का यूज करे। ये एक स्पेशल डिवाइस है जो 10 साल की नॉलेज सिर्फ 6 महीने में दिमाग में डाल देती है। साथ ही ये डिवाइस तुम्हारा बॉडी भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना देता है। लियाम को ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन इशू ये है कि कैप्सूल के दौरान बैनफील्ड डोमेन कौन संभालेगा। इसलिए वो टेम्पररी अमीगी को अथॉरिटी दे देता है डोमेन चलाने की। बटलर ब्रायन ऑब्जेक्ट करता है, उसे ये पसंद नहीं कि एक एआई पूरे डोमेन को संभाले, लेकिन लियाम कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अमीगी कभी कुछ गलत नहीं करेगी जब तक वो उसे ऐसा करने के लिए ऑर्डर न दे। और वैसे भी कोई लॉ नहीं है जो कहे कि एआई टेम्पररी रूलर नहीं बन सकता। तो लियाम सब कुछ अमीगी के हवाले कर देता है। जैसे ही एजुकेशन कैप्सूल रेडी होता है, लियाम प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उससे पहले वो अमीगी से एक सवाल करता है, क्या तुम इमोशंस फील कर सकती हो? अमीगी कहती है कि वो श्योर नहीं है, लेकिन जब लियाम ने उसे टीम बनाने को कहा था, उसके लॉग्स में कैश मेमोरी ओवरफ्लो हुआ था। सिंपल वर्ड्स में उसे खुशी महसूस हुई थी। लियाम को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है, तो वो अमीगी को याद दिलाता है कि सब कुछ उसी के हवाले है और फिर वो एजुकेशन पॉड में चला जाता है। 2 साल बाद जब लियाम कुकिंग कंप्लीट करके पॉड से निकलता है, अमीगी उसका वेलकम करती है। लियाम उससे पूछता है कि वो कितने टाइम तक पॉड के अंदर था, तो अमीगी बताती है पूरे 2 साल हो चुके हैं। लियाम तैयार होकर निकलता है और अमीगी उसे बैनफील्ड टेरिटरी की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन का अपडेट देती है। सब कुछ स्मूथली चला था, तो लियाम उसके हार्ड वर्क के लिए उसका शुक्रिया करता है। अब लियाम खुद टेरिटरी को देखना चाहता है, तो अमीगी डिसाइड करती है कि पहले उसे बैटलशिप डॉक्स दिखाएं। यही पहली बार है जब लियाम अपने टेरिटरी को अपनी आंखों से देख रहा होता है और उसका इंटरेस्ट बैटल सूट्स में फंस जाता है। वो अमीगी से पूछता है कि क्या वो एक सूट ट्राई कर सकता है। अमीगी खुशी खुशी एक टेस्ट अरेंज करती है। वो लियाम को बताती है कि ये सूट बेसिक मूवमेंट्स खुद करता है, बस तुम्हें जो करना है उसका इमेजिन करना होता है और सूट वही करेगा। लियाम ट्राई करता है और जैसे ही सूट एक्टिवेट होता है वो वॉक करने लगता है। अब लियाम सोचता है काश मैं इसमें फाइट भी कर पाता। अमीगी तुरंत कहती है मैं एक मॉक बैटल अरेंज कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद प्लेनेट के डिफेंस फोर्स का चीफ मासिता आता है लियाम के साथ ड्यूल करने। मैच स्टार्ट होते ही लियाम आगे बढ़कर मासिता पे अटैक करता है। मासिता ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन प्रिटेंड करता है जैसे वो हार गया हो। लियाम तुरंत समझ जाता है कि मासिता एक्टिंग कर रहा है, वो क्लियरली उसे लाइटली ले रहा था। लियाम को ये पसंद नहीं आता। वो मासिता को ऑर्डर देता है कि ये फाइट सीरियसली लो। अब जब लियाम दोबारा चार्ज करता है, मासिता उसका स्वॉर्ड पकड़ता है, उसे डिसआर्म करता है और जमीन पर पटक देता है। लियाम हैरान हो जाता है, मैं इतनी आसानी से हार कैसे गया? अमीगी एक्सप्लेन करती है ये सूट्स इमेजिनेशन बेस्ट है, जिसका कॉम्बैट विजुअलाइजेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका कंट्रोल भी उतना ही बेहतर होगा। और मासिता जैसे एक्सपीरियंस फाइटर्स नेचुरली एडवांटेज में होते हैं। अपनी इस एम्बेरेसिंग हार के बाद लियाम तुरंत ब्रायन को ऑर्डर देता है, मुझे तुरंत एक कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर ढूंढो। ब्रायन ट्राई करता है उसे समझाने की कि कोई जरूरत नहीं है फाइट सीखने की, लेकिन लियाम मानता नहीं। वो कहता है पिछली जिंदगी में लोगों ने उस पर पावर दिखाई थी, अब अगर उसे एक इविल लॉर्ड बनना है तो पावर जरूरी है। थोड़ी देर बाद लियाम एक आदमी से मिलता है, यासुशी नाम है उसका और वो वे ऑफ द फ्लैश का मास्टर है। लियाम एक्साइटेड हो जाता है, उसे लगता है यासुशी काफी कूल दिख रहा है। वो इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को और कहता है कि वो चाहता है यासुशी उसका टीचर बने। यासुशी एग्री कर जाता है, लेकिन अमीगी थोड़ा डाउटफुल होती है, उसे यासुशी शैडी लगता है। लियाम भी मानता है कि यासुशी थोड़ा सस्पिशियस है, लेकिन वो एक समुराई की तरह दिखता है और बस वही काफी है लियाम के लिए। अमीगी फाइनली एग्री करती है, लेकिन कहती है एटलीस्ट एक डेमोस्ट्रेशन तो करा लो। लियाम कहता है ठीक है, तो यासुशी उन्हें ले जाता है एक जंगल के क्लियरिंग में, जहाँ पहले से कई ट्रेनिंग पोस्ट लगे हुए होते हैं। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले यासुशी लियाम को बताता है कि अब वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक दिखाने जा रहा है, वे ऑफ द फ्लैश, और ये पहली और आखिरी बार होगा जब वो इसे दिखाएगा। लियाम तुरंत सीरियस हो जाता है ताकि बाद में इसे प्रॉपरली एनालाइज कर सके। वो आमागी से कहता है कि पूरा डेमो रिकॉर्ड करो। यासुशी अपनी पोजीशन लेता है, अपनी तलवार आधी निकालता है, फिर उसे वापस शीथ में डाल देता है। अगली ही सेकंड आसपास के सारे ट्रेनिंग पिलर्स बीच से 2 टुकड़ों में कट जाते हैं। लियाम का मुंह खुला का खुला रह जाता है, इतना फास्ट कोई कैसे मूव कर सकता है? वो तुरंत आमागी से कहता है वीडियो को स्लो मोशन में चलाओ, मुझे देखना है कि यासुशी ने तलवार कैसे चलाई। लेकिन जितना भी स्लो करे, रिकॉर्डिंग में कहीं भी नहीं दिख रहा कि यासुशी ने कभी तलवार निकाली भी थी। लियाम अस्यूम करता है कि यासुशी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इवन आमागी के हाई स्पीड कैमरे भी उसे कैप्चर नहीं कर पाए। अब लियाम और भी इंप्रेस हो जाता है, ये बंदा तो कमाल का है। वो यासुशी से कहता है कि वो उसका शिष्य बनना चाहता है,
लेकिन रात को असली सच सामने आता है। यासुशी वापस ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाता है और कहता है लड़के ने सच में टिकटॉक ट्रिक पे भरोसा कर लिया। उसने पिलर्स पहले से ही काटे हुए थे ताकि वो नेचुरली गिर जाए। अब वो लियाम से चिल सैलरी लेगा बिना रियल ट्रेनिंग दिए। इस बीच कहानी शिफ्ट होती है। दूसरी तरफ प्रिंसेस क्रिस्टियाना गोज पायरेट्स के लीडर से पीस मीटिंग के लिए जा रही होती है। गोज ने खुद ट्रूस प्रपोज किया था, लेकिन जैसे ही क्रिस्टियाना पहुंचती है गोज कहता है तू कितनी बेवकूफ है जो अकेली यहाँ आई है। क्रिस्टियाना कूलली रिप्लाई करती है मैं अकेली नहीं हूँ, अगर कुछ किया तो अलायंस की पूरी फ्लीट तुम्हारा स्पेसशिप उड़ा देगी। ये एक पावर मूव था, लेकिन गोज डरेगा नहीं। उसे पता है कि अलायंस ऑलरेडी उसके साइड पे है। तभी क्रिस्टियाना को रिपोर्ट मिलती है पायरेट्स उसके होम प्लैनेट तक पहुंच गए हैं। वो हैरान हो जाती है, ये तो इम्पॉसिबल था, प्लैनेट के डिफेंस एज इतने स्ट्रॉन्ग थे। गोज फिर रिवील करता है तुम्हारी अलायंस परफेक्ट नहीं है, मैंने कुछ मेंबर्स को ऑफर दिया और वो तुरंत तुम्हारा साथ छोड़ गए। अब क्रिस्टियाना की शिप के अराउंड जितनी भी अलायंस शिप्स हैं, सबके कैनन्स उसी पे पॉइंट कर रहे हैं। क्रिस्टियाना शॉक में है, अपना ही आर्मी उसके खिलाफ हो गया। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, उसे गोज की कंडीशंस सुननी पड़ेंगी। वापस लियाम के प्लैनेट पे 3 साल हो चुके हैं यासुशी के अंडर ट्रेनिंग करते हुए। लियाम फुली एग्जॉस्टेड है, लेकिन फिर भी वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक अब तक नहीं सीख पाया। वो आमागी से पूछता है क्या कोई वह सीखने का, लेकिन आमागी एक एआई है और उसे एडवांस स्वॉर्ड स्किल्स के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। 3 साल से यासुशी सिर्फ बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप सिखा रहा था। लियाम बोर हो गया है। हाँ, आमागी कहती है तुम बेसिक्स मास्टर कर चुके हो और तुम्हारा फाइटिंग लेवल पहले से काफी बेहतर है, लेकिन लियाम बोर टोन में कहता है मुझे बेसिक्स नहीं चाहिए, मुझे एक कूल फ्लैशी मूव चाहिए जो मैं जब करूं सब देखें और वाह वाह करें। उस रात यासुशी अपने रूम में आराम से मांगा पढ़ रहा होता है और खुद से सोचता है ये क्या मस्त सेटिंग मिल गई है यार। हाँ, वो थोड़ा फ्रॉड है, लेकिन थोड़ा बहुत स्वॉर्ड फाइटिंग आता तो है ही। पिछले 3 साल से बस लियाम को बेसिक स्वॉर्ड मूव सिखा रहा है और सैलरी पागलपन लेवल की। उसे लगता है ये ग्रेवी ट्रेन तो जिंदगी भर चलती रहे, लेकिन तुरंत ही लियाम टपक जाता है रूम में और कहता है यासुशी मुझे वे ऑफ द फ्लैश सीखनी है। यासुशी तुरंत रिएक्ट करता है मैं रिजाइन कर रहा हूँ। एक्सक्यूज बनाता है और याद दिलाता है मैंने पहले ही बोला था सिर्फ एक बार दिखाने वाला हूँ बस, और अगर तुझे ये पसंद नहीं आया तो मैं यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। लियाम तुरंत सिर झुका देता है लिटरली और इमोशनल टोन में कहता है प्लीज माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। यासुशी थोड़ा ओवर एक्टिंग करता है ठीक है इस बार माफ किया, लेकिन अगली बार ऐसी गलती मत करना। जैसे ही लियाम रूम से निकलता है यासुशी का चैन का सांस निकलता है। बच गया यार, थोड़ा और तो पकड़ा ही जाता। असली बात यह है उसे वे ऑफ द फ्लैश खुद भी नहीं आता, वो बस एक्टिंग कर रहा था और अभी तक उसकी नौटंकी चल रही है। फिर अचानक लियाम वापस आ जाता है रूम में। यासुशी की फट जाती है, कहीं सुना तो नहीं गया सब, लेकिन लियाम सिर्फ इतना कहने आया था कल कुछ काम है इसलिए ट्रेनिंग मिस करूंगा। दूसरी तरफ प्रिंसेस क्रिस्टियाना अब गोज पायरेट्स के कब्जे में होती है और उसे कैप्टन घोस्ट के रूम में बंद रखा गया है। क्रिस्टियाना पूछती है तुम मेरा क्या करने वाले हो? घोस्ट स्मर करता है और कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हें एक फ्रंट रो सीट देनी है एक धमाके के लिए। क्रिस्टियाना कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर घोस्ट अपने शिप्स को ऑर्डर देता है गन्स टारगेट करो क्रिस्टियाना के प्लैनेट पे। क्रिस्टियाना समझ जाती है ये उसके प्लैनेट को उड़ाने वाला है। वो घुटनों पे गिर जाती है प्लीज रुक जाओ, लेकिन घोस्ट रुथलेस है। वो कमांड दे देता है फायर और प्रिंसेस क्रिस्टियाना अपनी आंखों से देखती है उसका पूरा प्लैनेट बर्बाद हो जाता है। वापस लियाम के प्लैनेट पे वो अभी भी फ्रस्ट्रेटेड है कि वे ऑफ द फ्लैश उसे अब तक नहीं आई, लेकिन उसके लॉर्ड वाले ड्यूटीज भी तो है। वो आमागी से कहता है मंथली रिपोर्ट दिखाओ। आमागी कुछ चार्ट्स और ग्राफ्स दिखाती है। प्रोडक्शन सेक्टर ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, लेकिन डेट अभी भी वही का वही है। लियाम इम्प्रेस्ड है, थैंक गॉड मैंने गवर्नेंस आमागी को दी थी, लेकिन आमागी सच बोलती है ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड से स्लो है। उन्होंने वेलफेयर प्रोग्राम्स में हेवी इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन रिटर्न 0 के बराबर है। लियाम कहता है फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाओ। यहाँ लियाम का पुराना अकाउंटेंट मोड ऑन हो जाता है। एक झलक में वो पकड़ लेता है कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। वो आमागी से कहता है जो इस प्रोग्राम का हेड है उसे बुलवाओ। थोड़ी देर बाद एक बंदा आता है, लिटरली वॉकिंग पिंपल लगता है। लियाम सीधा पॉइंट पर जाता है, अगर कुछ बोलना है तो अभी बोल दे, वरना बाद में सिर्फ पनिशमेंट मिलेगी। वो नोबल बंदा शक्ल पर तो इनोसेंट बनने की पूरी कोशिश करता है, मुझे क्या पता था माय लॉर्ड, लेकिन लियाम तो पुराना खिलाड़ी है। वो सीधा कहता है इनवॉइस मैनिपुलेशन, सीरियसली मैं अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हूँ भाई। उसने इनवॉइस में इतना जुगाड़ किया था कि कोई और होता तो कंफ्यूज हो जाता, पर लियाम की आंख ट्रेंड है, एक झलक में समझ गया ये चोरी तो साफ साफ दिख रही है। और ऊपर से इस बंदे ने वेलफेयर प्रोग्राम के वेंडर्स भी बदल दिए। लियाम पूछता है भाई वेंडर क्यों बदला? वो नोबल कहता है न्यू वेंडर बेटर है। लियाम का सरकास्टिक जवाब हाँ, तभी तो प्रोग्राम डूबा पड़ा है। क्लियर है बंदा फुल करप्ट है, लेकिन फनी पार्ट ये है लियाम ज्यादा गुस्सा भी नहीं होता। वो सोचता है मैं तो खुद इविल लॉर्ड बनना चाहता था, तो शायद ये सब सीखना भी जॉब का हिस्सा है। तभी आमागी एक बॉम्ब ड्रॉप करती है। वैसे इस नोबल पे पहले भी एम्बेजलमेंट का केस खुला था। लियाम शॉक्ड, और फिर भी ये नौकरी पे कैसे है? नोबल कहता है केस क्लोज हो गया, ब्लेम मेरे सबॉर्डिनेट पे गया, उसे एक्सिक्यूट कर दिया। लियाम इंस्टेंटली टर होता है आमागी की तरफ। सच है, आमागी कंफर्म करती है एविडेंस तो नहीं मिला, लेकिन सबॉर्डिनेट को मार दिया गया। लियाम का दिमाग घूम जाता है। वो समझ जाता है ये सब ड्रामा था, असली चोर तो ये खुद है। वो अपनी तलवार उठाता है, धीरे धीरे नोबल की तरफ बढ़ता है। नोबल अब पैनिक में, माय लॉर्ड प्लीज, सब कर रहे हैं ऐसा, यही तो सिस्टम है। लियाम ग्रो करता है तो तू सिस्टम बन गया। जैसे ही वो तलवार निकालता है आमागी चिल्ला उठती है लियाम रुक जाओ, लेकिन नोबल के मुंह से निकलता है तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें समझ नहीं है दुनिया कैसे चलती है। और अगला ही सेकंड चाक लियाम उसका सर काट देता है। लियाम का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। वो आमागी
को ऑर्डर देता है, प्लैनेट के सारे नोबल्स को इन्वेस्टिगेट करो, जो भी करप्ट निकले सबको एक्सिक्यूट करो। आमागी सॉफ्टली कहती है, माय लॉर्ड पहले शांत हो जाओ, ये लियाम का पहला मर्डर था, उसका हाथ तलवार से चिपका हुआ है, नर्वस सिस्टम फ्रीज हो गया। आमागी उसका हाथ सॉफ्टली तलवार से अलग करती है, डीप ब्रीथ, यू आर नॉट अ मॉन्स्टर। फिर कामली एक्सप्लेन करती है, अगर आप सारे करप्ट नोबल्स को मार देंगे तो प्लैनेट चलाने वाला कोई नहीं बचेगा। लियाम थोड़ा सोचता है। आमागी सजेस्ट करती है, हम कुछ लॉयल डॉल्स प्रिपेयर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए, आर्टिफिशियल ऑफिशियल्स, विल दैट वर्क? लियाम कहता है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। थोड़े टाइम बाद लियाम लोडिंग बे में होता है। स्वॉर्ड फाइटिंग के बेसिक्स अब उसके ब्लड में घुस चुके हैं। अब वो बैटल सूट ट्राई करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो रेडी होता है यासुशी टपक जाता है। वो कहता है, अगर तू एक बड़ा वॉरियर बनना चाहता है तो ऑटोमेटेड सूट्स यूज करना बंद कर। लियाम सीधा मसीता से पूछता है, तो कोई और ऑप्शन है क्या? मसीता कहता है, एक सूट है जो फुली मैनुअल है, लेकिन अब तक कोई उसे चला नहीं पाया। लियाम का एक्सप्रेशन, चैलेंज एक्सेप्टेड। थोड़ी देर बाद लियाम वापस लोडिंग बे में आता है। अब क्योंकि उसे स्वॉर्ड फाइटिंग के बेसिक्स अच्छे से आ गए हैं, वो दोबारा बैटल सूट के साथ प्रैक्टिस करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो उसमें घुसने वाला होता है यासोशी आता है और कहता है कि अगर लियाम नॉर्मल ऑटोमेटेड सूट्स यूज करेगा तो वो कभी भी एक महान फाइटर नहीं बन पाएगा। फिर लियाम मसीता से पूछता है कि क्या कोई और सूट है जो वो इस्तेमाल कर सकता है, तो मसीता बताता है कि एक सूट है जो पूरी तरह से मैनुअल है, लेकिन आज तक उसे कोई प्रॉपरली चला नहीं पाया। यासोशी ने ये पूरा आइडिया इसलिए सोचा क्योंकि लियाम वास्तव में एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन बन रहा था, और अगर लियाम ने स्वॉर्ड्समैनशिप मास्टर कर लिया तो यासोशी की आराम वाली फ्रॉड वाली जॉब चली जाएगी। जब यासोशी रॉयल स्टोरेज में कुछ चुराने गया था तो उसे एक पुराना टूटा फूटा मेक मिल गया, तो उसने सोचा कि लियाम को बेवकूफ बनाकर उस मेक में डाल दिया जाए, क्योंकि एक नॉर्मल लड़का कभी भी उसे मास्टर नहीं कर पाएगा। और उसका प्लान काम कर गया, क्योंकि लियाम अब पूरी तरह से उस अविड मेक की ट्रेनिंग में लग गया है थ्योरेटिकली, क्योंकि मेक फुली मैनुअल है। अगर लियाम उसे सही से चलाना सीख ले तो उसे गैलेक्सी के सब ऑटोमेटिक मेक यूजर्स पर एज मिल सकती है, इसलिए उसकी ट्रेनिंग असल में उसे स्ट्रॉन्ग बना सकती है। लेकिन सबसे पहले उसे किसी को ढूंढना होगा जो उस मेक को ठीक कर सके। मसीता खुश है कि लियाम इतना फोकस्ड है मेक ट्रेनिंग पे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि लियाम इतना डिफिकल्ट मैनुअल मेक से क्यों शुरू करना चाहता है। और उसे ये और भी अजीब लगता है कि लियाम कुछ दिनों से नॉन स्टॉप एक पोल पे स्वॉर्ड चला रहा है। वो लियाम से पूछता है कि वो क्या कर रहा है, तो लियाम बताता है कि वो यासोशी का दिखाया हुआ सीक्रेट टेक्निक रिप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है, और चाहे जितना भी टाइम लगे वो प्रैक्टिस करता रहेगा जब तक वो टेक्निक मास्टर नहीं कर लेता। मसीता को लगता है कि ऐसी कोई टेक्निक एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन वो लियाम को ये समझा नहीं पाता कि यासोशी ने उसे चूना लगा दिया है, तो वो उसे वही करने देता है जो वो चाहता है। उसी दिन लेटर अमाजी लोडिंग बे जाती है लियाम का रिक्वेस्ट पूरा करने के लिए। उसके हिसाब से यासोशी की एडवाइस एक बेकार एनएफटी से भी कम वैल्यू की है, लेकिन क्योंकि लियाम उस मेक को यूज करना चाहता है तो वो अपनी तरफ से बेस्ट करने वाली है, लेकिन वो खुद पर्सनली मेंटेनेंस करने के क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए एक इंपीरियल मेक स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है। अगले दिन लियाम और अमाजी पोर्ट पे जाते हैं नायस को वेलकम करने। जैसे ही नायस अमाजी को देखती है उसका रिएक्शन थोड़ा अजीब हो जाता है। लियाम को लगता था कि एम्पायर का कोई इंसान एक एंड्रॉइड को देखकर डिस्गस्ट फील करेगा, लेकिन उसकी सरप्राइज ये होती है कि नायस तो काफी एक्साइटेड लग रही होती है। उसे एंड्रॉइड्स के लिए एक अनहेल्दी ऑब्सेशन है और वो तुरंत समझ जाती है कि अमाजी एक हाई स्पेक मॉडल है, तो वो उसके हर कोने कोने को रिसर्च के लिए इंस्पेक्ट करना चाहती है। लियाम ने भी कुछ ऐसा ही किया था जब उसने पहली बार अमाजी से मिला था, लेकिन किसी और को ऐसा करते देखना काफी वियर्ड लगता है, तो वो नायस को रोक देता है। फिर वो उसे ले जाता है बे में जहाँ वो मैनुअल मेक रखा होता है और कहता है कि इसे रिस्टोर करो, लेकिन नायस कहती है कि ये तो टोटली खत्म हो चुका है। नायस कहती है कि लियाम ज्यादा बेहतर होता अगर वो कोई नया मॉडल ले लेता, लेकिन लियाम इंसिस्ट करता है कि उसे सिर्फ यही मेक चाहिए। नायस बताती है कि इस मॉडल के पार्ट्स अब बनना बंद हो गए हैं, इसलिए रिपेयर काफी महंगा पड़ेगा, लेकिन लियाम को फर्क नहीं पड़ता। वो जितना पैसा लगे खर्च करने के लिए रेडी है, बस ये मेक दोबारा चल जाए। और ये सुनकर नायस का सपना सच हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है वो लियाम से जितना चाहे रिपेयर के पैसे ले सकती है। लेकिन एक और बात है, लियाम कहता है कि उस मेक में एक फिनिशर भी होना चाहिए। नायस कंफ्यूज हो जाती है, पूछती है फिनिशर होता क्या है, तो लियाम समझाता है कि एक कूल मूव होता है जैसे रॉकेट फिस्ट, जिससे वो अपने एनिमीज को एक बार में खत्म कर सके। तभी यासोशी बे में एंटर करता है और जैसे ही वो नायस को देखता है तुरंत प्यार में पड़ जाता है। थोड़ा शांत होने के बाद वो अपने फेक बैक स्टोरी के साथ उसके पास स्टाइल मारते हुए जाता है, लेकिन नायस को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका ध्यान तो रॉकेट फिस्ट के कॉन्सेप्ट को बेकार बताने में है। वो बताती है कि रॉकेट फिस्ट एक बेकार आइडिया है, थ्रस्टर्स बहुत ज्यादा स्पेस ले लेंगे और फाइट के बीच में अपना हाथ जानबूझ के तोड़ देना स्टूपिड मूव है। लेकिन लियाम को तो रॉकेट फिस्ट अब भी कूल लगता है, इसलिए वो कहता है कि जितना पैसा लगे लगाओ, लेकिन मेक में रॉकेट फिस्ट डालो। आखिर में दोनों एक एग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं और दोनों मेक की कूलनेस के बारे में मजा ले रहे होते हैं। जब यासोशी को बर्दाश्त नहीं होता कि नायस को लियाम पसंद है, उसे नहीं, शायद इसलिए क्योंकि लियाम असल में एक अच्छा इंसान है और यासोशी एक जलनखोर चया है, तो वो अपने मेनलेस दुख लियाम पे निकालने का प्लान बनाता है। इम्पॉसिबल ट्रेनिंग देकर वो लियाम को ब्लाइंड फोल्ड करता है और झील के बीच में एक लट पे बैलेंस करते हुए उस पर टेनिस बॉल्स छोड़ेगा। वो ये बोलता है कि ये सब लियाम के माइंड्स आई को अनलॉक करने के लिए जरूरी है, जिससे वो बिना देखे अटैक्स फील कर सके, लेकिन सब बकवास है। इसी बीच दूसरी तरफ क्रिस्टियाना का शिप गोज
गोज ने कैप्चर कर लिया था और अब वो और उसकी पूरी क्रू प्रिजनर्स बन चुकी है। गोज मजे ले रहा है उसकी हार का मजाक उड़ाने में। क्रिस्टियाना उससे पूछती है कि वो उसके साथ क्या करने वाला है, तो गोज कहता है कि वो उसे अपने ट्रेजर प्लैनेट ले जाएगा और अपने कलेक्शन में ऐड करेगा। क्रिस्टियाना को लगता है वो किसी क्रीपी सेक्स डंजन की बात कर रहा है, लेकिन सच उससे भी ज्यादा डरावना होता है। गोज उसे एक लैब में ले जाता है जहाँ क्रिस्टियाना एक हॉरर देखकर शॉक हो जाती है। वो क्रीपी सा लम्प पहले उसकी टीम का एक मेंबर था, लेकिन घोस्ट ने उसे अपने मैड साइंटिस्ट को दे दिया था और अब वो कुछ ऐसे दिख रही थी जैसे मेड इन अबिस का कोई नाइटमेयर क्रिएचर हो। घोस्ट साइंटिस्ट से कहता है कि अब क्रिस्टियाना उसकी नई पेट बनेगी और उसके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। सबसे पहले वो क्रिस्टियाना की एक आंख निकालकर उसे अपने हाथ में लगाएगा ताकि क्रिस्टियाना देख सके कैसे उसका अपना शरीर तोड़-मरोड़ कर पहचान से बाहर कर दिया जाता है, बिल्कुल उसकी पहली पेट की तरह। जब क्रिस्टियाना अपनी लाइफ का सबसे बुरा वक्त जी रही होती है तब लियाम के प्लैनेट पर सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है। लियाम के रूल के नीचे प्लैनेट की इकोनॉमी काफी बेहतर हो गई है, इसलिए सारे लोकल लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा और अब वो एक्साइटेड है देखने के लिए कि लियाम नेक्स्ट क्या करेगा प्लैनेट को और बेहतर बनाने के लिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लियाम ने अभी हाल ही में प्लैनेटरी बजट का एक बड़ा हिस्सा अपने मेक पे उड़ा दिया है। नाइस फाइनली मेक को उसकी पुरानी ग्लोरी में रिस्टोर कर देती है और वो अपने काम पर काफी प्राउड फील करती है, तो वो लियाम को मेक के कंट्रोल्स दिखाने का ऑफर करती है। मेज के अंदर का कंट्रोल रूम अब ज्यादा कंफर्टेबल बना दिया गया है और जब लियाम पूरी तरह स्ट्रैप्ड इन हो जाता है तो नाइस इंजन स्टार्ट करती है। मेज ऑन होते ही तुरंत लियाम को स्कैन करता है और उसे नया पायलट डेजिग्नेट कर देता है। अब कोई और इस मेज को यूज नहीं कर सकता। लियाम एक्साइटेड है कि फाइनली इसे ट्राई करे, लेकिन जैसे ही वो कंट्रोल्स पकड़ता है मेज तुरंत गिर जाता है। मैक्स उसे याद दिलाता है कि इस मेज में ऑटो बैलेंस फीचर नहीं है, इसलिए हर स्टेप लियाम को मैनुअली कंट्रोल करना पड़ेगा। नॉर्मली ये काफी मुश्किल होता, लेकिन लियाम इस मोमेंट के लिए ट्रेनिंग कर रहा था, तो वो कंट्रोल वापस ले लेता है और धीरे धीरे मेज को वापस खड़ा करता है। फिर वो बे से बाहर धीरे धीरे चलना शुरू करता है और नायस इंप्रेस होती है कि लियाम पहली बार यूज कर रहा है और फिर भी इसे इतना अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। चलते चलते नायस उससे बताती है कि मेज की ऑपरेशन में इमेजिनेशन काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है। जितनी विविड मेंटल इमेज होगी मेज की मूवमेंट उतनी ही शार्प होगी। लियाम ट्राई करता है अपनी इमेजिनेशन फोकस करने का ताकि मेज कोई कूल मूव करे, लेकिन उसकी नजर चली जाती है नायस के चेस्ट पे और यहीं से सब कुछ डाउनहिल चला जाता है। अब लियाम क्लियरली इमेजिन कर रहा है कि अगर वो नायस को हर पॉसिबल तरीके से टच करे तो कैसा लगेगा, और मेज वही सब एक्शन सबके सामने परफॉर्म कर रहा होता है। वहाँ मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आता कि मेज बस लियाम की इमेजिनेशन पे रिएक्ट कर रहा है, तो सब लोग ये मान लेते हैं कि लियाम लिटरली नायस पे चढ़ गया है मेज के अंदर से। यासोशी गुस्से से पागल हो जाता है, उसे लगता है लियाम ने उसकी क्रश छीन ली, जबकि मासेटा थोड़ा रिलैक्स फील करता है। कम से कम इस बार लियाम का इंटरेस्ट एक ह्यूमन में है। लियाम ट्राई करता है कुछ समझाने का ताकि नायस उसे परवर्ट न सोचे, लेकिन तब तक मेज पेल्विक थ्रस्ट करना स्टार्ट कर चुका होता है और इसके बाद कोई भी एक्सप्लेनेशन काम नहीं आता। बदले में यासोशी दोबारा जलन में लियाम पर टेनिस बॉल्स फेंकता है। उसके बाद लियाम वापस अपने रेगुलर ट्रेनिंग पे लग जाता है। वो बाहर वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन जितना भी स्वॉर्ड स्विंग करता है वो पोस्ट को दूर से कट नहीं कर पाता। अब उसे लगने लगता है कि शायद उसमें स्वॉर्ड्समैनशिप का टैलेंट ही नहीं है। तभी अमाजी आती है और उसे ये फील करने से रोकती है। वो कहती है कि प्रॉब्लम लियाम में नहीं बल्कि यासोशी और उसकी बेकार टीचिंग्स में है, और वो अंधा ट्रस्ट जो लियाम उस पर करता है वो भी इशू है। लेकिन लियाम जब फेथ इन यासोशी सुनता है तो उसे लगता है अमाजी कह रही है कि उसका अपने टीचर पर फेथ काफी नहीं है। उसके लिए ये मान लेना इम्पॉसिबल है कि यासोशी उससे झूठ बोल सकता है या गलत हो सकता है, इसलिए वो सोचता है कि गलती उसकी समझने में हो रही है, यासोशी की नहीं। तभी लियाम को याद आता है कि इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है, तो चाहे बिना टच किए किसी पोस्ट को स्लाइस करना फिजिकली इम्पॉसिबल लगे, मैजिक की मदद से ये पॉसिबल हो सकता है। ये रियलाइजेशन लियाम के ट्रेनिंग में एक बड़ा ब्रेक थ्रू बन जाता है। अगले कुछ महीने वो लगातार मैजिक के साथ स्लैशिंग प्रैक्टिस करता रहता है, जब तक एक दिन वो यासोशी को बुलाता है ताकि उसे दिखाए कि उसने क्या अचीव किया है। लियाम यासोशी से कहता है कि उसने फाइनली वे ऑफ द फ्लैश मास्टर कर लिया है, लेकिन यासोशी को लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि लियाम एक बार फिर फेल होगा। लेकिन जैसे ही लियाम अपनी तलवार निकालता है वो एक कंसंट्रेटेड मैजिक वेव लॉन्च करता है जो दूर से ही पोस्ट को आधा कर देती है। यासोशी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा, लेकिन अपनी मास्टर वाली एक्टिंग को बरकरार रखने के लिए वो लियाम से कहता है कि उसने अच्छा काम किया है, लेकिन टेक्निक को सच में मास्टर करने के लिए अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यासोशी वहाँ से चला जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो घबरा गया है क्योंकि लियाम ट्रेनिंग में सच में एक मॉन्स्टर है। इतने साल तक यासोशी उससे वे ऑफ द फ्लैश के बारे में झूठ बोलता रहा, लेकिन फिर भी लियाम ने किसी तरह उस टेक्निक को हकीकत बना दिया। थोड़ा समय बाद लियाम को पता चलता है कि उसके एक रिसोर्स प्लेनेट पर पायरेट्स ने अटैक कर दिया है। ये वही प्लेनेट है जो बैनफील्ड के कर्ज के चलते एम्पायर के दौरान इम्पाउंड नहीं किया गया था। बस इसलिए एम्पायर ने इसे नहीं लिया क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट बेकार है और माइनिंग मुश्किल, तो उन्हें लगा ये प्लेनेट किसी काम का नहीं। लेकिन अमागी ने वहाँ कुछ प्लांट सेटअप किए थे ताकि एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की जा सके। अब वही प्लांट पायरेट्स का टारगेट बन गया है और बैनफील्ड आर्मी वहाँ लड़ रही है, लेकिन लगता है कि वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। लियाम अमागी से पूछता है क्या उसके पास कोई बैटल प्लान है, तो अमागी सजेस्ट करती है कि वे दोनों प्लेनेट के
ब्लाइंड स्पॉट से स्नीक अटैक करें जिससे पायरेट्स सरप्राइज हो जाए। लियाम को ये आइडिया पसंद आता है और वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि ऑर्बिट में पायरेट फोर्सेस को रोके जब तक वो खुद पर्सनली प्लेनेट की रक्षा करेगा। मासेता कोशिश करता है उसे मना करने की क्योंकि एक लॉर्ड के लिए फ्रंटलाइन में लड़ना डेंजरस होता है, लेकिन लियाम कहता है कि अब वो किसी को अपना माल चुराने नहीं देगा। साथ ही उसे अपने नए स्किल्स दिखाने का भी मन है। लियाम और उसकी फ्लीट जल्दी रिसोर्स प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और अमागी रेल कैनन रेडी करती है जिसमें लियाम का मेक लोड किया जाता है। जैसे ही कैनन प्राइम होती है, अमागी लियाम को इन्फॉर्म करती है और उसे प्लेनेट के सरफेस की तरफ हाई स्पीड से लॉन्च कर देती है। तब पायरेट्स वहां के लास्ट प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं जब अचानक उनमें से एक को कोई हवा से उड़ा देता है। पायरेट्स पलट के देखते हैं कि अटैक किसने किया और थोड़ी देर बाद लियाम डिसेंड करता है और एक पायरेट को बीच से 2 टुकड़े कर देता है। बाकी के पायरेट्स अलग अलग हो जाते हैं और छिपने की कोशिश करते हैं ताकि लियाम को सराउंड कर सके, लेकिन जैसे ही 2 पायरेट्स उसके पीछे से अटैक करने जाते हैं, लियाम उन्हें फील कर लेता है और तुरंत दोनों को काट देता है। वो उन्हें आंखों से नहीं देख सकता था, लेकिन यासुशी के टेनिस बॉल वाले टॉर्चर ने उसे वो इंस्टिंक्ट दे दिया है कि वो अनसीन अटैक्स भी सेंस कर सकता है। तभी एक ग्रुप ऑफ पायरेट्स लियाम पर लेजर फायर करना शुरू कर देता है, तो लियाम भी डिसाइड करता है कि वो वही करेगा। वो अपनी तलवार को शीथ करता है ताकि एक लेजर कैनन समन कर सके। फिर वो लेफ्ट राइट सब तरफ ब्लास्ट करना शुरू कर देता है, जिससे पायरेट्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक साथ अटैक करके उसे ओवरवेल्म करना चाहिए, लेकिन गलती से वे सब एक परफेक्ट लाइन में आ जाते हैं। बिल्कुल सही मोमेंट फॉर लियाम का सीक्रेट टेक्निक। लियाम तलवार निकालता है और एक मना के फ्लैश के साथ पायरेट आर्मी का एक बड़ा हिस्सा एक ही स्लैश में उड़ा देता है। पायरेट शॉक्ड है कि लियाम इतनी दूर से स्लैश कर सकता है और अगर वो ऐसा कर सकता है तो कोई भी उससे लड़ना नहीं चाहता। जो बचे हैं वे तुरंत भागने लगते हैं। लियाम डिसपॉइंटेड है कि वो अपने और स्वॉर्ड स्किल्स दिखाने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि पायरेट्स ऐसे ही निकल जाए, तो वो अपना सीक्रेट वेपन इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। वो जोर से चिल्लाता है रॉकेट फिस्ट और अपना हाथ भागते हुए पायरेट्स की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन नॉर्मल रॉकेट फिस्ट के बजाय एविड एक जाइंट फिस्ट शेप वाला न्यूक समन करता है और उसे लॉन्च कर देता है। इस तरह के अटैक के बाद कोई भी पायरेट जिंदा बचने वाला नहीं, लेकिन लियाम अपसेट है क्योंकि ये वो नहीं था जो उसने न्यास से कहा था। उसका मतलब था कूल रॉकेट पंच, ना कि एटॉमिक डिस्ट्रक्शन। उसी वक्त लियाम को अमागी का मैसेज मिलता है। वो माफी मांगती है क्योंकि वो सारे पायरेट्स को खत्म नहीं कर पाई। 60% पायरेट्स एस्केप कर गए, लेकिन अमागी ने 30% को डिस्ट्रॉय कर दिया और जो बचे उनकी शिप्स को लियाम की आर्मी के लिए कमांडर कर लिया गया है। पूरा फोर्स वाइप आउट करना अच्छा होता, लेकिन लियाम फाइनल रिजल्ट से खुश है। वो अमागी को थैंक्स बोलता है और कहता है कि उसने ग्रेट जॉब किया। गोस को अभी अभी ये पता चला है कि जो पायरेट्स उसने बैनफील्ड के रिसोर्स प्लैनेट को लूटने भेजे थे वे अपने मिशन में फेल हो गए हैं और वो गुस्से से पागल हो गया है। साइंटिस्ट उसे बताता है कि उन पायरेट्स ने बैनफील्ड की मिलिट्री स्ट्रेंथ को कम आंका था, इसलिए उन्हें पीछे हटना पड़ा, नहीं तो पूरी फ्लीट खत्म हो जाती। लेकिन चाहे फैसला कितना भी लॉजिकल क्यों न हो, गोस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका प्लान है कि जितने भी पायरेट्स भाग गए उन सबको वो एक्सिक्यूट करेगा। उसके लिए कायरता का कोई एक्सक्यूज नहीं है और उनको खत्म करने के बाद वो खुद जाकर मिशन पूरा करेगा ताकि सबको मैसेज मिल जाए। चलते वक्त वो अब पूरी तरह से टॉर्चर्ड और म्यूटिलेटेड क्रिस्टियाना का मजाक उड़ाता है और कहता है मैं वापस आऊंगा फिर तुमसे खेलने के लिए। दूसरी तरफ लियम और उसकी फ्लीट अभी अभी बैटल से वापस आई है और लियम बहुत खुश है कि सब कुछ कितना अच्छा हुआ। उन्होंने रिसोर्स प्लैनेट को डिफेंड कर लिया और बोनस में उन्होंने कुछ पायरेट शिप्स भी चुरा ली। और इंपीरियल लॉ के हिसाब से अगर तुम किसी पायरेट से कुछ लूट लेते हो तो वो शिप और उसका पूरा कार्गो तुम्हारा लीगली हो जाता है। और इस बार तो किस्मत भी लियम के साथ थी क्योंकि उन शिप्स में छुपा था ढेर सारा चुराया हुआ खजाना। जैसे ही लियम ट्रेजर का नाम सुनता है उसके दिमाग में गोल्ड और सिल्वर की चमक आती है, लेकिन ब्रायन उसे बताता है कि कार्गो गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल था। इन्वेंट्री लेने के बाद अमागी बताती है कि शिप्स में रेयर मेटल्स जैसे ओरिचाल्कम और एडामंटाइट मिले हैं, लेकिन लियम बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि वो मेटल्स सिर्फ वेपन्स बनाने के काम आते हैं। उसे तो कोई डायमंड जड़ा हुआ क्राउन चाहिए था। ब्रायन कंफ्यूज है क्योंकि इस वर्ल्ड में डायमंड्स सिर्फ शाइनी पत्थर है, कोई वैल्यू नहीं है। इन कंपैरिजन ओरिचाल्कम और एडामंटाइट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, पर लियम को तो गोल्ड चाहिए बस। तभी ब्रायन उसे बताता है कि शिप्स में थोड़ा गोल्ड भी था और लियम तुरंत ऑर्डर देता है कि उस गोल्ड से टनों गोल्ड कॉइन्स बनवाएं। ब्रायन पूछता है क्या बाकी मेटल से भी कॉइन्स बनवाएं? लियम तुरंत मना करता है, वो इतना शॉर्ट साइटेड नहीं है। रेयर मेटल्स उसकी आर्मी के लिए वेपन्स बनाने में यूज होंगे, लेकिन अमागी उसे बताती है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसके पास कोई ब्लैक स्मिथ ही नहीं है। और एक और मैटर है जिसके बारे में अमागी बात करना चाहती है। बैनफील्ड मिलिट्री के पास लगभग 10,000 शिप्स है, लेकिन जब उन पर डायग्नोस्टिक चेक किया गया तो पता चला कि उनमें से मेजोरिटी यूजेबल ही नहीं है। जब पायरेट से फाइट करने का ऑर्डर दिया गया था तो सिर्फ 30% फ्लीट ही बैटल में जा पाई थी। लियम हैरान है कि उन्होंने सिर्फ 30% फ्लीट के साथ बैटल जीत कैसे ली, लेकिन ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि पायरेट्स ने बैनफील्ड टेरिटरी को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। एम्पायर की नजर में बैनफील्ड अभी भी एक गरीब टेरिटरी है, तो नेचुरली पायरेट्स ने सोचा कि उनके रिसोर्स प्लैनेट को लूटना इजी होगा और यूजुअली ये सही होता, लेकिन लियम की इनसेन मेक पार्टिंग स्किल्स ने पूरा गेम ही बदल दिया। अगर पायरेट्स एक फुल स्केल अटैक लॉन्च कर दे तो लियम की करंट मिलिट्री स्ट्रेंथ से वो डेफिनेटली हार जाएंगे। उनके पास सिर्फ 30% फंक्शनल शिप्स है, बाकी सब या तो खराब है या पुरानी। लियम को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उनकी 70% फ्लीट बेकार पड़ी है। तभी अमागी एक आइडिया
देती है, सारी ब्रोकन शिप्स को हटा दो। लेकिन ब्रायन तुरंत ऑब्जेक्ट करता है। उसका कहना है अगर वो शिप्स हटा दी गई तो उनकी मिलिट्री स्टैट्स एम्पायर के रिकॉर्ड्स में डाउन हो जाएगी और दूसरे लोग बैनफील्ड को इजी टारगेट समझने लगेंगे। लियम सोचता है, लेकिन मेंटेनेंस की हाई कॉस्ट के बारे में सोचकर वो अमागी की बात मान लेता है। अमागी ब्रायन को शांत करते हुए सजेस्ट करती है अगर वो सारी रेयर मेटल्स पायरेट से चुराई गई शिप से बेचते तो नए शिप्स खरीदने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। दुनिया के दूसरे कोने में नियास एक प्रेजेंटेशन दे रही होती है अपने नए वारशिप डिजाइन के लिए। वो प्राउडली बताती है कि उसने शिप का आउटपुट 7% से बढ़ा दिया है और अब वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव और इजी टू मेंटेन है। उसका प्रॉमिस है अगर इंपीरियल आर्मी उसके शिप्स अडॉप्ट करती है तो उनका फ्लीट और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होती है उलिसिया की, जो एक लग्जरी क्रूज लाइनर जैसा शिप मॉडल इंट्रोड्यूस करती है। वो शिप एक लग्जरी होटल जैसा फील देता है विद बार्स, एंटरटेनमेंट जोन्स और इवन एन इंडोर गोल्फ कोर्स। मैग्नस के वारशिप्स कॉम्बैट में डेफिनेटली बेटर होते हैं, लेकिन उलिसिया के शिप्स में लग्जरी का लेवल इतना हाई है कि इंपीरियल आर्मी उसी को चूज कर लेती है। मैग्नस आर्ग्यू करती है कि उसका शिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने सारे रिसोर्सेज कॉम्बैट के लिए लगाए थे, लेकिन उलिसिया स्मार्टली बोलती है स्ट्रेंथ सिर्फ वेपन से नहीं होती, क्रू के मोराल से भी होती है। अगर क्रू दिन भर की फाइट के बाद बार में रिलैक्स कर सके तो उनका फाइटिंग स्पिरिट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलते वक्त उलिसिया थोड़ा ग्लोट करती है कि एम्पायर ने उसे मैग्नस पर प्रेफर किया। मैग्नस एक्सेप्ट करती है कि ये बैटल हार गई, लेकिन वो कसम खाती है कि रियल कॉम्बैट में अपने शिप की पावर प्रूव करके रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसने पूरा बजट ऑलरेडी इस मॉडल पे उड़ा दिया है और अगर उसके शिप्स किसी ने नहीं खरीदे तो उसे बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तभी उसे एक आइडिया आता है लियम। वो सोचती है अगर लियम एक आउटडेटेड मेक पे इतना पैसा उड़ा सकता है तो वो डेफिनेटली मेरे रिजेक्टेड शिप्स भी खरीद सकता है। इसी बीच गाइड अपना वक्त ज्यादातर अर्थ पे लोगों की तकलीफ से मजा लेते हुए गुजार रहा है, लेकिन उसके हिसाब से ये सब तकलीफ कुछ भी नहीं लियम के दुख के सामने। जब गाइड ने आखिरी बार लियम को देखा था उसने उसे एक ऐसे वर्ल्ड में भेजा था जहाँ उसके थर्ड क्लास पेरेंट्स थे जो अपना सारा कर्जा उसके ऊपर डालकर चले गए थे। तो नेचुरली गाइड को उम्मीद थी कि अब तक लियम और उसकी टेरिटरी दोनों बर्बाद हो चुके होंगे, लेकिन जब वो चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। प्लैनेट तो सचमुच तरक्की कर रहा है। गाइड का प्लान फेल हो गया और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन उसके पास एक और उम्मीद थी लियम का स्वॉर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर यासुशी। उसने जानबूझकर यासुशी जैसे फ्रॉड को भेजा था, एक ऐसा बंदा जो तलवार ढंग से पकड़ भी नहीं सकता। उसके हिसाब से लियम ने उससे कुछ भी नहीं सीखा होगा। तभी एक बार के अंदर कुछ लोग बैठे बात कर रहे होते हैं। सब लोग कह रहे होते हैं कि लियम के राज में इकोनॉमी कितनी बेहतरीन हो गई है, लेकिन यासुशी वो एकदम अलग ही जोन में है। वो अपने मन में सोचता है लियम एक मॉन्स्टर है। उसे पता है कि वो खुद एक ढोंगी है और उसने तो जानबूझकर लियम को असंभव टास्क दिए थे ताकि वो कुछ ना सीख पाए, लेकिन लियम ने वो सारी टेक्निक्स मास्टर कर ली जो यासुशी को खुद ही नहीं आती। गाइड ये सब सुनता है और पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। ये क्या बकवास है। वो लियम को देखता है और देखता है कि लियम ट्रेनिंग कर रहा है। एक वुडन पोस्ट को बिना छुए चाकू की तरह काट देता है पूरे मैजिक से। गाइड हिल जाता है क्योंकि उसने लियम को कोई ओवर पावर्ड एबिलिटी नहीं दी थी। ये सब लियम ने खुद की मेहनत से हासिल किया है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि ऐसे वर्ल्ड में भी लियम इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। और सच कहे तो लियम खुद भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि उसकी लाइफ इस पॉइंट तक पहुंच जाएगी। 5 साल की उम्र में कर्ज में डूबा, फैमिली से धोखा खाया, ये तो किसी की भी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होता, लेकिन किसी तरह लियम ने सब संभाल लिया। उसकी टेरिटरी की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और उसकी ड्रीम लाइफ अब शुरू हो चुकी है। आयरोनिकली गाइड की वजह से लियम के अंदर के पॉजिटिव इमोशंस गाइड के लिए जहर की तरह है। वो लगभग टूट ही जाता है, लेकिन तभी यासुशी के नेगेटिव इमोशंस का थोड़ा स्वाद लेता है और खुद को वापस संभाल लेता है और अब वो एक नया प्लान बना रहा है लियम की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। गाइड के हिसाब से जब कोई पीक पर होता है तभी उसे गिराने में सबसे ज्यादा मजा आता है। इसी दौरान लियम और अमागी शिप्स की स्थिति पर बात कर रहे होते हैं। लियम पूछता है कोई लीड मिली। अमागी कहती है इंपीरियल आर्मी अपना फ्लीट अपग्रेड कर रही है तो वो पुराने शिप्स डिस्काउंट में बेच रही है। वो मॉडल्स आउटडेटेड जरूर है, लेकिन फिर भी इंपीरियल स्टैंडर्ड के शिप्स बेहद पावरफुल होते हैं। लियम तुरंत रेडी हो जाता है उन्हें खरीदने के लिए, लेकिन अमागी वार्न करती है एक कंडीशन है, अगर वो शिप्स लेना चाहते हैं तो उनके एक्सिस्टिंग क्रू मेंबर्स को भी हायर करना होगा। बेसिकली एम्पायर अपने अनवांटेड सोल्जर्स को डंप करना चाहती है और लियम से उनका बर्डन उठवा रही है। हायरिंग सब क्रू मेंबर्स कॉस्टली जरूर होगा, लेकिन करंट बजट के हिसाब से अमागी कहती है हम अफोर्ड कर सकते हैं। प्लस उन क्रू मेंबर्स में एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं जिनके होने से लियम की आर्मी की स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन दोनों इंप्रूव हो सकता है। जब अमागी ने पूरा ब्रेकडाउन दिया तो लियम को भी लगा कि आइडिया सॉलिड है, इसलिए वो डील के लिए हाँ कर देता है। लेकिन गाइड ये सब सुन रहा होता है और उसके दिमाग में एक इविल प्लान बन चुका होता है। उसका प्लान है कुछ सुपर सिंसियर और लॉयल टाइप के लोग लियम की टेरिटरी में सोल्जर बनाकर भेजना, ताकि जब लियम अपने इविल लॉर्ड की एक्टिंग करे तो वही लोग उसकी मुखालफत करें और धीरे धीरे अंदर से ही बगावत की चिंगारी जल जाए। दूसरी तरफ यासुशी अपने घर में हैंगओवर के साथ पड़ा होता है, सोचता हुआ मैं यहाँ तक कैसे गिर गया। तभी अचानक नियाज की आवाज आती है और यासुशी एकदम से स्टोइक मास्टर मोड ऑन कर देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नियाज को पहले उस पर शक था, लेकिन जब उसने देखा कि लियम इतना इंप्रूव कर चुका है तो उसे भी यकीन हो गया कि यासुशी शायद सच में कोई मास्टर होगा। यासुशी के दिमाग में तुरंत बेल्स बजने लगती है। क्या ये रोमांटिक चांस है? लेकिन असली वजह कुछ और थी। नियाज को ल्यूंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, लेकिन
लेकिन उसने बात कुछ ऐसे अंदाज में की कि यासुशी को लगा जैसे वो उसकी तारीफ कर रही है। नियाज पूछती है किसी आदमी का मूड कैसे ठीक किया जाए और यासुशी समझ बैठता है कि वो उससे सेक्शन टिप्स मांग रही है। अब यासुशी सोचता है अगर मैंने अपने ख्याल बोल दिए तो क्या ये मुझे अजीब समझेगी, लेकिन जब नियाज पूरी सच्चाई और इमोशन से पूछती है यासुशी का सब्र जवाब दे देता है और फिर वो शुरू हो जाता है अपने सबसे गंदे फैंटेसीज और सॉस कोड्स बताने में। कुछ सेकंड्स के लिए नियाज एकदम शांत हो जाती है। यासुशी सोचता है अब तो गया काम से, लेकिन फिर नियाज बड़ी ही शांति से पूछती है स्टॉकिंग्स भी पहन लूं? यासुशी का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अभी तक इसने मुझे अजीब नहीं समझा। वो बोलता है हाँ स्टॉकिंग्स भी चलेगा। नियाज थैंक यू, तुम्हारी सलाह के लिए दिल से शुक्रिया। कुछ देर बाद नियाज सीधा लियम के कैसल में एंट्री मारती है, बिल्कुल उसी आउटफिट में जो यासुशी ने सजेस्ट किया था, अपने दिमाग में ये प्लान करते हुए कि वो लियम को सेड्यूस करके अपने शिप्स बेच देगी। लियम उसे देखते ही समझ जाता है ये लड़की कुछ तो बेचने आई है और वो बिल्कुल सही होता है। नियाज कहती है कि उसने जो नया बैटलशिप मॉडल तैयार किया है वो लियम को बेचना चाहती है। लियम बिना कोई दिलचस्पी दिखाए फौरन मना कर देता है। नियाज कहती है एक बार पिच तो सुन लो। लियम मुझे नहीं सुनना, इंपीरियल आर्मी के यूज शिप्स ले लिए हैं। नियाज आंकड़े दिखाकर समझाने की कोशिश करती है। लियम जवाब देता है अगर इतने अच्छे हैं तो इंपीरियल आर्मी को बेच दो। नियाज बोलती है वो तो ट्राई किया था लेकिन शोकेस में हार गई। अब पूरी तरह डेस्परेट होकर वो बोलती है एक दो नहीं 200 शिप्स ले लो, चाहे लोन पे ही ले लो। लियम का डेट PTSD ट्रिगर हो जाता है। स्टॉप, मुझे डेट का नाम भी पसंद नहीं। नियाज अब पूरी तरह पैनिक मोड में चली जाती है और सेक्शन मोड ऑन करते हुए कपड़े उतारने लगती है। लेकिन लियम को अपनी पास्ट लाइफ याद आ जाती है जहाँ उसकी बीवी ने उसके बॉस को सेड्यूस किया था। वो जानता है कि नियाज वैसी नहीं है, लेकिन फिलहाल वो बहुत पैथेटिक लग रही है। उसे शांत कराने के लिए लियम कहता है ठीक है कुछ शिप्स ले लूंगा। वो अमागी से पूछता है बजट में कुछ बचा है? अमागी हाँ 300 शिप्स अफोर्ड कर सकते हैं। नियाज का फेस लिटरली 1100 W बल्ब की तरह चमक उठता है। वो प्रॉमिस करती है कि डिलीवरी तुरंत शुरू हो जाएगी, लेकिन जाते वक्त अपने ही पैर में उलझकर मुंह के बल गिर जाती है। लियम मानता है वो सुंदर है, उसके शिप डिजाइन टॉप क्लास है, लेकिन लड़की थोड़ी सी ट्रेन व्रैक है। कॉरिडोर में नियाज अपनी टीम से कहती है 300 शिप्स तैयार करो, क्लाइंट मिल गया। टीम क्या, किसने खरीदा? नियाज मेरी फ्लॉलेस चार्म का कमाल है। और इस सारे ड्रामे के बीच लियम थ्रोन रूम में रिलैक्स मोड में बैठा होता है। अमागी उसके कान साफ कर रही होती है और लियम लिटरली हेवन मोड में। कुछ घंटों बाद न्यास लियम को सारे शिप्स डिलीवर कर देती है जो उसने खरीदे थे। जब सारे शिप्स डॉक हो जाते हैं, लियम और अमागी उनकी चेकिंग के लिए जाते हैं। लियम खुश होता है कि उसके पास नए शिप्स आ गए हैं, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि एम्पायर ने दूसरे मॉडल्स क्यों चुने, क्योंकि इन शिप्स में बिल्कुल भी लग्जरी नहीं है। न्यास अपना पॉइंट रखती है कि लग्जरी का कॉम्बैट में कोई काम नहीं होता, लेकिन लियम कहता है कि लोगों को फिर भी लग्जरी पसंद आती है। फिर न्यास उससे शिप की मेंटेनेंस के बारे में थोड़ा बताती है और वो एक एक्सटेंडेड वारंटी भी ऑफर करती है फ्यूचर के लिए, लेकिन लियम मना कर देता है। परचेज फाइनलाइज करने के लिए न्यास को लियम से रसीद साइन करवानी होती है, लेकिन उसे एक और चीज चाहिए होती है। वो पूछती है क्या लियम कुछ पायरेट शिप्स उसे दे सकता है जो उसने कुछ दिन पहले जीते थे, लेकिन लियम सीधा मना कर देता है। लियम कहता है कि वो उन शिप्स को अपने फ्लीट में इंक्लूड करने का प्लान बना रहा है, लेकिन न्यास इंसिस्ट करती है कि एक दो शिप तो दे ही सकता है। लियम फिर से मना करने ही वाला होता है, तभी अमागी बोल पड़ती है कि उसके पास एक आइडिया है। वो कहती है कि न्यास एक शिप ले सकती है, लेकिन बदले में उसे बाकी पायरेट शिप्स को लियम के फ्लीट के कंपैटिबल बना के देने होंगे। पायरेट शिप्स एम्पायर के सिस्टम से अलग टेक यूज करती है, इसलिए उन्हें इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है। न्यास तुरंत मान जाती है क्योंकि उसके लिए ये काम चीप है और उसे नए टेक काफी सीखने को मिलेगा। अब लियम सोचता है कि एक बार खुद जाकर एक पायरेट शिप देखना मजेदार होगा, तो वो सजेस्ट करता है कि चलो अभी देखते हैं। तीनों मिलके एक पायरेट शिप पर जाते हैं और वो शिप्स लियम के नॉर्मल बैटल शिप से काफी अलग होती है। न्यास एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे नए टेक का गोल्ड माइन मिल गया है और लियम भी एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने कंट्रोल रूम के बीच में एक स्टीयरिंग व्हील देखा जो उसे काफी कूल लगा। वो न्यास से कहता है कि एक स्टीयरिंग व्हील उसके शिप में भी लगा दो, लेकिन न्यास कहती है कि उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कंट्रोल पैनल से स्टीयरिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है। पर लियम कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस वो स्टीयरिंग व्हील चाहिए क्योंकि वो कूल लगता है। उसके बाद भी न्यास शिप एक्सप्लोर करती रहती है और हर जगह नए टेक देख के अमेज होती रहती है। शिप के ग्रेविटी लेजर्स इमेजिनरी प्लेन में घूमते हैं, इन्वर्टेड अदर जनरेटर लगे हैं और इवन GTA 6 प्री इंस्टॉल है। वो सोचती है कि घर जाकर सब डेटा को स्टडी करेगी। तभी लियम को कॉर्नर में एक डॉग जैसा कुछ दिखाई देता है, तो वो उसके पीछे जाता है। अमागी नोटिस करती है कि लियम अजीब बिहेव कर रहा है, तो वो पूछती है सब ठीक है क्या। लियम कहता है कि उसने यहाँ डॉग देखा था, लेकिन अब दिख नहीं रहा। डॉग के निशान एक डोर तक जाकर रुक जाते हैं, तो लियम और अमागी अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि ये रूम शिप का नेविगेशन रूम है। अमागी सिस्टम ऑन करती है और बताती है कि ये सिस्टम शिप के सभी सफर का रिकॉर्ड रखता है। मैप देख के पता चलता है कि पायरेट्स ने आल्ड्रन एम्पायर के अलग अलग प्लैनेट सिस्टम्स को लूटा था, जो एक्सपेक्टेड था। जब अमागी डेटा को ध्यान से देखती है तो उसे एक पैटर्न दिखाई देता है। हर बार जब पायरेट्स किसी प्लैनेट को लूटते तो वो एक वार्प गेट के थ्रू एम्पायर वापस जाते और वहाँ से बॉर्डर के पास छोटी सी जंप लेते। ये बॉर्डर एरिया एम्पायर और दूसरी नेशंस के बीच पुराना बैटलफील्ड रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है किसी को पता चलना मुश्किल होता है। पायरेट्स के छुपने के लिए ये परफेक्ट जगह है। लियम पूछता है कि शॉर्ट वार्प के कोऑर्डिनेट्स क्या है, लेकिन पता चलता है कि हर बार पायरेट्स लूट के बाद अलग कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। अमागी इन सब कोऑर्डिनेट्स को
को एनालाइज करके देखती है तो उनका पैटर्न एक छोटी सी रोग प्लैनेट के पाथ से मैच करता है जो स्पेस में इधर उधर भटक रहा होता है। उस प्लैनेट का पाथ इतना अजीब है कि बिना पहले से उसका लोकेशन जाने वहाँ जाना इम्पॉसिबल है। अमागी सोचती है कि हो सकता है ये पायरेट्स का सीक्रेट बेस हो, लेकिन लियम ने काफी पायरेट मूवीज देखी है तो वो कहता है ये तो जरूर एक ट्रेजर प्लैनेट होगा जहाँ पायरेट्स अपना सारा लूट छुपाते हैं। अमागी पूछती है अब क्या प्लान है तो लियम कहता है चलो ट्रेजर प्लैनेट पर रेड करते हैं। इसी बीच जो पायरेट्स लियम के साथ लड़ाई में बच गए थे वो गोस के पास लौट जाते हैं। गोस गुस्सा हो जाता है कि कुछ आम नोबल ने घोस्ट पायरेट्स की बेइज्जती कर दी। वो कहता है लियम को छोड़ेंगे नहीं और अपने सब आदमियों को बैनफील्ड टेरिटरी पर अटैक के लिए तैयार करता है, लेकिन उससे पहले वो उन पायरेट्स को पनिश करता है जो एक बच्चे से हारे। उन्हें एक कैप्सूल में बंद करके उड़ा देता है। इधर लियम का फ्लीट तुरंत ट्रेजर प्लैनेट के लिए निकल पड़ता है और उसे डोमस वॉर्प गेट का यूज करना होता है। प्लान ये होता है कि वहाँ से पल्मोनिया वॉर्प गेट तक जाना है, लेकिन जब अमागी परमिशन मांगती है गेट से गुजरने का तो उन्हें मना कर दिया जाता है। लियम पूछता है क्या प्रॉब्लम है। अमागी बताती है कि उनकी एंट्री इसलिए डिनाई हो गई क्योंकि टोल यानी रास्ते का चार्ज अभी तक पे नहीं हुआ है। तभी वॉर्प गेट का ऑपरेटर लियम के शिप को कांटेक्ट करता है और बताता है कि टोल का चार्ज मास और जंप डिस्टेंस के हिसाब से होता है और क्योंकि लियम अपना पूरा फ्लीट ले जा रहा है तो चार्ज काफी ज्यादा है। लियम कहता है कोई बात नहीं, वो बाद में पैसा दे देगा क्योंकि उसके पास अभी कैश नहीं है, लेकिन ऑपरेटर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बैनफील्ड हाउस का क्रेडिट स्कोर इतना बेकार है कि उन्हें तो लोन भी कोई नहीं देता, इसलिए बिना पैसा दिए वो गेट यूज नहीं कर सकते। ऑपरेटर कहता है अगर कोई ट्रस्टवर्दी आदमी उनकी गारंटी दे दे तो छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन कोई बैनफील्ड हाउस पर भरोसा ही नहीं करता। लियम फिर कहता है मैं बाद में दे दूंगा पैसा, लेकिन ऑपरेटर कहता है उसके पास कोई गारंटी नहीं है कि लियम वापस आएगा भी। लियम सोचता है कि घर जाकर पैसा ले आए, लेकिन उसमें फ्यूल ज्यादा लगेगा तो वो सोचता है एक ओल्ड स्कूल कैरन टेक्निक ट्राई करता हूँ और कहता है मैनेजर से बात करना है, लेकिन ऑपरेटर बोलता है मैं ही मैनेजर हूँ। तो लियम और ज्यादा कैरन मोड में चला जाता है और बोलता है ठीक है अब मैं खुद नीचे आ रहा हूँ चिल्लाने। अमागी पूछती है क्या तुम श्योर हो, अगर पहले मैनेजर ने मना किया तो अब तुम्हारे चिल्लाने से क्या फर्क पड़ेगा। लियम को पूरा भरोसा होता है कि उसकी नेगोशिएशन स्किल्स इतनी अच्छी है कि वो मैनेजर को मना लेगा कि उसके शिप्स को फ्री में गेट से जाने दे। तभी दूसरी तरफ पल्मोनिया गेट पर गोस और उसका पूरा फ्लीट पहुंच चुका होता है। उनका प्लान होता है कि पल्मोनिया गेट से डोमस गेट तक जंप करें और वहां से सीधा बैनफील्ड टेरिटरी जाकर सब कुछ बर्बाद कर दे जो लियम ने मुश्किल से बनाया है। गोस गेट के ऑपरेटर को कांटेक्ट करता है और कहता है कि उसे डोमस गेट जाना है और साथ ही ऑपरेटर को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी दे देता है ताकि वो ज्यादा सवाल न पूछे। ऑपरेटर खुशी से ब्राइब ले लेता है और कहता है कि कुछ ही मिनट में वार्म होल रेडी हो जाएगा। उधर डोमस गेट पर लियम फ्रंट डेस्क पर पहुंचता है और मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि उसके शिप्स को गेट से जाने दिया जाए। मैनेजर का लियम से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो फिर से वही कहता है जब तक टोल फी नहीं दी जाती तब तक गेट यूज नहीं कर सकते। लियम उससे बार बार पूछता है कि कोई और तरीका है क्या, लेकिन मैनेजर कहता है रूल्स तो रूल्स होते हैं और वो लियम से इतना कंसर्न नहीं रखता कि कोई फेवर करे। तभी मैनेजर को पल्मोनिया गेट से एक मैसेज मिलता है गोस और उसका पायरेट फ्लीट इस गेट की तरफ आ रहा है। वो लियम को बोलता है कि उसके पास अब ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है और रिसेप्शन रूम छोड़ के चला जाता है। लियम को यकीन नहीं होता कि उसकी नेगोशिएशन फेल हो गई, लेकिन जब वो उदास होकर बैठा होता है तब उसे फिर से वही डॉग स्पिरिट दिखता है तो वो फिर उसके पीछे चला जाता है। कंट्रोल रूम में मैनेजर और उसकी टीम कंफर्म कर लेते हैं कि डोमस और पल्मोनिया गेट्स का वार्म होल लिंक रेडी है और गोस का फ्लीट 30 मिनट में पहुंच जाएगा। एक वर्कर मैनेजर से कहता है सर क्या ये ठीक है। गोस का फ्लीट सीधा लियम के फ्लीट के सामने वॉर्प होकर आएगा। गोस तो सीधा उन्हें उड़ा देगा, लेकिन मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गोस उसे इतना पैसा दे चुका होता है कि वो एक लेक हाउस खरीद सके। तो वो कहता है सब लोग ब्रेक लें और कंट्रोल रूम छोड़ दे, अगर हम यहाँ नहीं होंगे तो किसी ने कुछ देखा भी नहीं। कुछ मिनट बाद जब कंट्रोल रूम खाली हो जाता है तो लियम घूमते घूमते वहाँ पहुँच जाता है। वो देख के हैरान हो जाता है कि ये तो वॉर्प गेट का कंट्रोल रूम है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। वो मॉनिटर पे देखता है और खुशी से झूम उठता है। डोमस और पल्मोनिया गेट का कनेक्शन ऑलरेडी सेट है। उसे लगता है मैनेजर को उस पर दया आ गई होगी और उसके लिए गेट ओपन कर दिया बिना फी लिए। लियम जब थोड़ा ध्यान से मॉनिटर को देखता है तो उसे पता चलता है कि वार्म होल गलत डायरेक्शन में जा रहा है। उसे लगता है मैनेजर ने शायद कोई छोटी सी गलती कर दी होगी, इसलिए वो कंट्रोल्स को समझने और ठीक करने लगता है। काफी कोशिश के बाद वो वार्म होल की डायरेक्शन रिवर्स कर देता है, लेकिन उस प्रोसेस में एक गलती हो जाती है। एक एक्स्ट्रा ब्रांच बन जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग वार्म होल के अंदर जा चुके हैं वो किसी रैंडम जगह पे पहुंच जाएंगे, लेकिन लियम को लगता है कि वार्म होल खाली है, इसलिए वो इस बात की चिंता नहीं करता। तभी उसे अमागी का कॉल आता है और वो कहती है कि जल्दी शिप पे वापस आओ, उसने किसी को ढूंढ लिया है जो उनके लिए गारंटी दे सकता है। लियम हैरान हो जाता है और पूछता है कौन है। जब वो शिप पर वापस आता है तो अमागी बताती है कि न्यास ने उनके लिए वाउच किया है। न्यास कहती है कि ये तो उसका फर्ज था, लियम ने उसके शिप्स खरीद कर उसकी मदद की थी और ऊपर से उसने उसे कुछ पायरेट शिप्स भी लेने दी थी, तो उसका लियम पर बड़ा उधार था। लियम न्यास का शुक्रिया अदा करता है और क्योंकि उसने पहले ही वार्प गेट का सेटअप कर दिया था, वो और उसका फ्लीट तुरंत उस गेट से गुजरते हैं। 30 मिनट बाद वो पल्मोनिया गेट पर पहुंच जाते हैं। अब उन्हें सिर्फ एक शॉर्ट जंप लेना होता है ताकि वो रोग प्लैनेट तक पहुंच सके और अपना मिशन पूरा कर सके, लेकिन दूसरी तरफ गोज अभी भी वार्म होल में अटका होता है। उसे पता भी नहीं होता कि लियम ने उसे चालाकी से धोखा दे दिया है, लेकिन इतनी देर तक
वार्म होल में होने के बाद उसे शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी उसका क्रू बताता है कि वो वार्म होल के एग्जिट के पास पहुंच गए हैं, तो गोज खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो गेट से निकलते हैं, गोज देखकर शॉक हो जाता है। उसका पूरा फ्लीट एम्पायर के वार ट्रेनिंग जोन में लैंड कर चुका होता है, जहां 1 लाख से ज्यादा वारशिप्स होती है और उसका फ्लीट तुरंत ही तबाह होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लियम का फ्लीट रोग प्लैनेट तक पहुंच जाता है और जैसे ही उन्हें प्लैनेट और उसके डिफेंस सिस्टम्स की प्रॉपर विजुअल्स मिलती है, लियम अटैक का ऑर्डर देता है। वहां लगभग 20,000 पायरेट शिप्स होती है, जो कि लियम के फ्लीट से 3 गुना ज्यादा होती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर शिप्स इनएक्टिव होती है। इसलिए लियम का सरप्राइज अटैक पायरेट्स को बिल्कुल तैयार नहीं मिलता। कुछ पायरेट शिप्स वापस लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग इस लेवल के अटैक के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। लियम अपना मिक्स सूट पहनता है और शिप के रेलगन पर चढ़ जाता है, जहां से अमागी उसे बैटलफील्ड में फायर कर देती है। जैसे ही वो लैंड करता है, वो तुरंत पायरेट शिप्स को तोड़ना शुरू कर देता है, एक के बाद एक, जब तक सब चुप ना हो जाए। जब तक ज्यादा पायरेट्स मर चुके होते हैं, लियम अमागी से कहता है कि वो अपने सोल्जर्स भेजे ताकि बाकी बचे कुछ दुश्मनों को भी खत्म किया जा सके। और तब तक लियम प्लान करता है कि वो रोक प्लैनेट पर जाकर गोस का छुपा हुआ ट्रेजर ढूंढेगा। नाइट्स ट्रेजर प्लैनेट पर अटैक करते हैं और उसकी आउटर सरफेस तोड़कर अंदर जाने का रास्ता बनाते हैं। प्लैनेट के अंदर एक साइंटिस्ट घबरा जाता है जब लियाम की आर्मी के अटैक्स उनका डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर देते हैं। वो तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ भागता है और उसे पता चलता है कि उनपे अटैक हो रहा है और प्लैनेट के आसपास जो भी पायरेट शिप्स थे सब तबाह हो चुके हैं। इसी बीच लियाम प्लैनेट के अंदर पहुंच जाता है और उसका सामना कुछ पायरेट से होता है जो मेका आर्मर्स पहने होते हैं। लियाम बिना टाइम वेस्ट किए उन्हें मार डालता है। जब तक उसकी आर्मी का कैप्टन वहां पहुंचता है, तब तक लियाम का काम हो चुका होता है। कैप्टन बताता है कि उन्होंने अपनी साइड के पायरेट्स को भी हरा दिया है। लियाम उन्हें कहता है कि रास्ता क्लियर करते रहो और ट्रेजर रूम ढूंढो। तभी लियाम को फिर से वही ग्लोइंग डॉग दिखाई देता है और वो उसके पीछे जाता है। ये फैसला सही होता है क्योंकि डॉग का रास्ता उसे कंट्रोल रूम तक ले जाता है, जहां साइंटिस्ट और उसके लोग तुरंत सरेंडर कर देते हैं। लियाम खुश होता है और साइंटिस्ट से कहता है कि सारा ट्रेजर दे दो। साइंटिस्ट उगो पूछता है कि कौन सा ट्रेजर चाहिए। उसके पास पैसे वाली चीजें भी है और वो पेड्स भी है जो पायरेट कैप्टन गोज ने इकट्ठे किए हैं। लियाम सोचता है कि जो ग्लोइंग डॉग उसने देखा था वो शायद उन्हीं पेड्स में से एक था। वो साइंटिस्ट से उनके बारे में और पूछता है। साइंटिस्ट गलत समझ लेता है और सोचता है कि लियाम भी गोज की तरह एक सैडिस्ट है जो लोगों को पेट बनाकर रखता है। वो ऑफर करता है कि अगर लियाम चाहे तो वो उन सब पेट्स को उसके लिए ओबीडियंट डॉग्स में बदल देगा। लियाम उसकी एक बात भी नहीं समझ पाता तो साइंटिस्ट उसे एक लैब में ले जाता है, जहां वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के सब्जेक्ट दिखाता है। कुछ लड़कियां जो अब मॉन्स्टर्स बन चुकी है। एक सोल्जर ये सब देखकर उल्टी कर देता है। कैप्टन उसे डांटता है कि तू इतना कमजोर कैसे हो गया। लियाम आगे बढ़ जाता है और उसकी नजर एक खास टेस्ट सब्जेक्ट पर रुक जाती है। साइंटिस्ट कहता है कि लियाम की नजर सही जगह गई है क्योंकि ये कैप्टन गोज का फेवरेट पेट है। वो लड़की के बारे में बहुत बकबक करता है पर लियाम को घिन आती है। उसे अपना पास्ट याद आ जाता है जब उसके साथ भी इंसान जैसा नहीं जानवर जैसा सलूक हुआ था। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और साइंटिस्ट को बीच में ही गोली मार देता है। फिर लियाम रूम में इधर उधर देखने लगता है। तभी एक ऑक्टोपस जैसी लड़की जिसके हाथों में आंखें होती है, उसकी आवाज सुनाई देती है। वो पूछती है तुम कौन हो। लियाम कहता है मैं लियाम हूँ, मैंने इस प्लैनेट पर कब्जा कर लिया है और तुम्हारे बॉस को मार दिया है। ये सुनकर लड़की इमोशन हो जाती है। उसे लगता है उसका दर्द अब खत्म होने वाला है। वो लियाम से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उन सब लड़कियों का दर्द खत्म कर दो क्योंकि वो दोबारा कभी इंसान की तरह नहीं जी सकती। लियाम स्ट्रांगली कहता है मैं सबको बचाऊंगा लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। फिर वो चला जाता है और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि डॉक्टर को बुलाओ और सब लड़कियों को उसके शिप तक ले जाओ ताकि उनका इलाज हो सके। वो लड़की लियाम से रो रो कर कहती है कि प्लीज उसे मत बचाओ क्योंकि उसे पता है उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। कैप्टन को उस पर दया आती है लेकिन वो लियाम का सीधा ऑर्डर नहीं टाल सकता। वो लियाम को समझाने की कोशिश करता है कि इन लड़कियों का इलाज आसान नहीं होगा क्योंकि उनका पूरा शरीर दोबारा बनाना पड़ेगा और उसके लिए एक रेयर एलिक्सर और बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। कैप्टन कहता है कि इन सब लड़कियों को बचाना बहुत महंगा पड़ेगा और ये सब करना वर्थ नहीं है। लेकिन लियाम कहता है कि उसका मूड आज अच्छा है और कभी कभी कुछ अच्छे काम करने में कोई बुराई नहीं होती। तभी अमागी का मैसेज आता है कि उन्हें असली ट्रेजर रूम मिल गया है। लियाम खुश होता है क्योंकि अब उनके पास उन लड़कियों के इलाज का पैसा भी आ गया है। इसी बीच जो लड़की रो रही थी जिसका नाम क्रिस्टीना है, वो अभी भी अपना दुख याद करके रो रही होती है। वो पहले होली किंगडम की प्रिंसेस नाइट थी और लोग उसके पायरेट से लड़ने वाले काम पर गर्व करते थे। लेकिन जब वो गोज और उसके लोगों से लड़ने गई तो उन्होंने उसे धोखा देकर पकड़ लिया। फिर उन पायरेट्स ने उसका होम प्लैनेट उसकी आंखों के सामने उड़ा दिया। उसकी फैमिली घबरा गई थी क्योंकि पायरेट्स कभी यूनाइटेड अलायंस की आर्मी के आगे नहीं निकल सकते थे। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि अलायंस ने उनका धोखा दिया है। उनके प्लैनेट की प्रोटेक्शन शील्ड्स ज्यादा देर नहीं टिक पाए और पूरा प्लैनेट बर्बाद हो गया। क्रिस्टीना का दिल टूट गया लेकिन उसके दुख यही खत्म नहीं हुए। गोज ने उसका प्लैनेट तबाह करने के बाद उसे और उसके साथियों को अपने ट्रेजर आइलैंड ले गया। सब लोग डर रहे थे लेकिन क्रिस्टीना फिर भी उम्मीद में थी और सबको तसल्ली दे रही थी कि कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा। जब गोज उससे मिलने आया, क्रिस्टीना ने कहा अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो अभी मार दो, मैं बेइज्जती भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। गोज हंस पड़ा और बोला अगर मुझे तुम्हें
मारना होता तो मैं कब का मार चुका होता, लेकिन मैं तुम सबको जिंदा इसलिए रखा है क्योंकि मुझे अपने कलेक्शन में रखना है। फिर उसने बोला कि उसका प्लान बदल गया है और अब वो सिर्फ एक लड़की को छोड़ देगा। उसने क्रिस्टीना से कहा कि वो किसी एक को चुन ले। बहुत दबाव के बाद क्रिस्टीना ने सबसे ज्यादा डरी हुई लड़की को चुना, लेकिन ये एक गंदा ट्रैप निकला। गोज ने उसी लड़की को पहला टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया। उसने उसे साइंटिस्ट के हवाले कर दिया जिसे मॉन्स्टर बनाया गया था और जिसने लड़की के शरीर को काटना शुरू कर दिया। क्रिस्टीना पागल हो गई और गोज से चिल्लाकर कहने लगी कि प्लीज रुक जाओ, लेकिन गोज हंसकर बोला अगर मैं अभी रुक गया तो ये लड़की तुरंत मर जाएगी। क्रिस्टीना के पास कोई चारा नहीं था, उसे साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करने देना पड़ा और कुछ ही देर में साइंटिस्ट ने उस लड़की को एक मॉन्स्टर में बदल दिया। क्रिस्टीना डर के मारे देखती है जब गोज उससे कहता है कि अब उसकी बारी है और उसे और भी ज्यादा खौफनाक मॉन्स्टर बनाया जाएगा। क्रिस्टीना गुस्से से पूछती है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? गोज हंसी में जवाब देता है मुझे मजा आता है। वो कहता है मैं तो खुद बहुत अगली हूँ, तो मुझे लगता है ब्यूटीफुल लड़कियों को भी अगली मॉन्स्टर बना देना चाहिए। उन्हें तोड़ते हुए देखना मुझे पसंद है। फिर वो क्रिस्टीना को खींचकर एक्सपेरिमेंट वाली चेयर पर ले जाता है। अब क्रिस्टीना ब्रेव नहीं रह पाती। वो गोज से रोकर कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। लेकिन गोज सिर्फ हंसता है और कहता है अब से तुम मेरी फेवरेट पेट बनोगी। गोज कहता है मैंने जान के तुम्हें सबसे पहले नहीं चुना क्योंकि मैं देखना चाहता था तुम कितनी अगली बनोगी और कितना दर्द महसूस करोगी। फिर गोज साइंटिस्ट को ऑर्डर देता है कि क्रिस्टीना की आंखें निकालकर उसके हाथों में लगा दो ताकि बिना मिरर के भी वो अपना अगली चेहरा देख सके। क्रिस्टीना चिल्लाती है, रोती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता और उसे एक अगली ग्रीन मॉन्स्टर बना दिया जाता है। और बाकी सब लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता है। वापस आज के वक्त में लियाम अपने होम प्लैनेट पर लौटता है। तब नियास उससे मिलने आती है। नियास को पता चल गया होता है कि लियाम ने पायरेट बेस जीत लिया है। वो कहती है कि सेलिब्रेशन के लिए कुछ और बैटल शिप्स खरीद लो। लियाम कहता है बस करो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। लेकिन नियास कहती है मेरे शिप्स काम आए थे और तुम्हें इस रेड से अच्छा पैसा मिला, थोड़ा इन्वेस्ट तो बनता है। वो फिर से लियाम को अपने चार्म से फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन लियाम बिल्कुल भी मूड में नहीं होता। वो सीधा कहता है चुप रहो। जब फ्लर्ट करने और धमकी देने का प्लान फेल हो जाता है तब नियास उसे याद दिलाती है कि वॉर्प गेट का परमिशन उसने ही दिलाया था। तब लियाम फाइनली तैयार हो जाता है उसकी बात सुनने के लिए। लियाम अमागी से पूछता है कि ट्रेजर से कितने शिप्स खरीद सकते हैं। अमागी कहती है कि खर्चे निकालने के बाद भी 5000 शिप्स खरीदने जितना पैसा है। लियाम ये सुनकर शॉक हो जाता है, लेकिन नियास तुरंत भाग जाती है और कहती है मैं अभी 5000 शिप्स का ऑर्डर रेडी करती हूँ। लियाम उसके पीछे भागता है उसे रोकने के लिए ताकि वो सच में इतने सारे शिप्स ऑर्डर न कर दे। उसी वक्त यशु कॉरिडोर्स में घूम रहा होता है। सोचता है कि इस बार लियाम से पैसे लेने के लिए क्या बहाना बनाए। तभी वो देखता है मिया को, जो किसी से फेस टाइम पर कहती है कि उसने अपनी इज्जत को दबाकर लियाम से एक बड़ा ऑर्डर ले लिया। यशु सोचता है कि लियाम नियास के साथ फ्लर्ट कर रहा है और उसे एज अ टॉय ट्रीट करता है। ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आता है और पीछे छुपा हुआ गाइड खुश होता है क्योंकि उसे लियाम का नेगेटिव इमोशन चाहिए होता है। तब लियाम नियास को ढूंढ रहा होता है, लेकिन पहले यशु उसे मिलता है और कहता है मेरे साथ चलो। वो उसे ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाता है जहाँ लियाम की आंखें बांधी जाती है और उसकी तलवार को बहुत भारी बना दिया जाता है। अब उसकी मुश्किल ट्रेनिंग शुरू होने वाली होती है। इस बार यशु ने और भी ज्यादा पावरफुल ट्रेनिंग प्लान किया होता है। उसके पास बहुत सारे रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स होते हैं जो हर तरफ से लियाम पर तेजी से टेनिस बॉल्स शूट करते हैं। लियाम कुछ समझ ही नहीं पाता और बार बार बॉल से हिट होता है। फिर यशु और भी स्पीड बढ़ा देता है। लियाम जमीन पर गिर जाता है और कहता है मैं एक तलवार से सब अटैक्स ब्लॉक नहीं कर सकता। लेकिन यशु चिल्लाता है बहाने मत बनाओ, अपना सोल्यूशन खुद ढूंढो। तब लियाम को आइडिया आता है जैसे पिछली बार उसने मैजिक यूज किया था वैसे ही अब डिफेंस के लिए मैजिक का यूज करे। वो ट्राई करता है अपनी मैजिक से एक शील्ड या बैरियर बनाने का और वो तुरंत काम करता है। सब टेनिस बॉल्स उस बैरियर से टकरा के वापस चले जाते हैं और यशु शॉक में उसे देखता रह जाता है। लियाम फिर सब बॉल्स को उनके सोर्स पर वापस भेजता है जिससे सारे ड्रोन्स टूट जाते हैं। फिर वो अपनी आंखों की पट्टी हटाता है और यशु से पूछता है मैंने ठीक किया ना? पर यशु खुद टेनिस बॉल से हिट हो चुका होता है। यशु को डर लगने लगता है। उसे लगता है कि लियाम सच में जीनियस है और अगर उसने सच जान लिया कि यशु थोड़ा फ्रॉड है तो शायद वो उसे मार दे। इसलिए यशु भागने का प्लान बनाता है। जब लियाम उससे पूछता है कहाँ जा रहे हो तो यशु कहता है मैं तुम्हें सब सिखा चुका हूँ, अब तुम प्रैक्टिस करो क्योंकि स्वॉर्ड की राह कभी खत्म नहीं होती। लियाम कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, मुझे ट्रेनिंग चाहिए। पर यशु कहता है बस स्पॉइल मत बनो, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी और सीखना है, तुम्हारा मुझ पर डिपेंड रहना ठीक नहीं। फिर यशु मुड़कर लियाम से कहता है तुम ऑफिशियली ग्रेजुएट हो गए हो, अब तुम वे ऑफ दी फ्लैश के मास्टर हो। वो कहता है अब तुम्हारा फर्ज है कि इस स्वॉर्ड स्टाइल को पूरे यूनिवर्स में फैलाओ। लियाम खुशी से हाँ कहता है। जैसे ही लियाम मुड़ता है यशु फुल स्पीड में भाग जाता है। लियाम इतना खुश होता है जितना कभी नहीं हुआ। उसका लोन कम हो रहा है, उसकी टेरिटरी ग्रो कर रही है, पायरेट्स को हराया है और उसके मास्टर ने उसे ऑफिशियली एक्सेप्ट भी कर लिया। वो गाइड का शुक्रिया अदा करता है और वो वियर्डो गाइड जो हमेशा लियाम को नेगेटिव फील करवाना चाहता था पॉजिटिव एनर्जी से डरकर दूसरे यूनिवर्स भाग जाता है। कुछ हफ्तों बाद लियाम सोचने लगता है कि एक परफेक्ट इविल लॉर्ड बनने के लिए क्या क्या चाहिए। उसके दिमाग में आता है कि एक बुरा शासक बनने के लिए ताकत, पैसा और खूबसूरत लड़कियों का झुंड जरूरी है। ताकत तो उसने यासु की मदद से फ्लैश का रास्ता सीख के हासिल कर ली है, अब सिर्फ पैसे
पैसा और लड़कियां चाहिए। तभी आमागी आती है और बताती है कि एक व्यापारी थॉमस उससे मिलने आया है। लियाम कहता है उसे अंदर बुलाने को, क्योंकि वो थॉमस का इंतजार कर रहा था। थॉमस उसके लिए सोने की ईंट लेकर आया है जैसे उसने मंगवाई थी। लियाम सोने की ईंटों को देखकर खुश हो जाता है। अब उसकी इविल लॉर्ड की चेकलिस्ट में से दूसरा आइटम भी टिक हो गया, चाहे इस दुनिया में सोने की वैल्यू कम ही हो। थॉमस उसकी पायरेट्स पर जीत पर बधाई देता है, लेकिन लियाम को लगता है कि इसके पीछे कोई छुपा हुआ मकसद है। वो सीधा पूछता है तो थॉमस बताता है कि उसे एक खतरनाक जगह से गुजरना है अपने बिजनेस के लिए और उससे लियाम की सेना से कुछ शिप्स चाहिए, सिर्फ 100 काफी होंगी। लियाम थोड़ा ताना मारते हुए पूछता है कि ऐसे डेंजरस रास्तों पर जाना ही क्यों है। थॉमस समझाता है कि पूरा ट्रेड रूट पायरेट्स के अटैक में है, इसलिए मर्चेंट लोगों का नुकसान हो रहा है। लियाम उसकी चिंता समझकर आमागी से पूछता है क्या 100 शिप्स मर्चेंट के साथ भेजी जा सकती है। आमागी कहती है कि हाँ, अभी भेज सकते हैं और अपनी सेना की ट्रेनिंग भी हो जाएगी। लियाम को ये प्लान पसंद आता है और वो हाँ कह देता है। थॉमस वादा करता है कि अगली बार और सोना लेकर आएगा। थॉमस पैलेस से निकलते वक्त अपने ड्राइवर से बात करता है कि बैनफील्ड की टेरिटरी कितनी तेजी से डेवलप हो रही है लियाम की इन्वेस्टमेंट की वजह से। वो उसकी रूलिंग स्किल से इम्प्रेस है, लेकिन उसका सोना इकट्ठा करने का शौक समझ नहीं आता, क्योंकि इस दुनिया में सोना ज्यादा काम का नहीं। थॉमस सोचता है शायद लियाम कुछ अलग ही है जिसे लालच नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ लियाम सोने की ईंटों को देखकर लिटरली लालच रहा है। बटलर ब्रायन कहता है कि अच्छा है कि मर्चेंट्स उसे इम्पोर्टेंट समझकर गिफ्ट देते हैं, लेकिन उनको गोल्ड से ज्यादा कीमती चीजें मांगनी चाहिए। लियाम ये बात नहीं मानता और आमागी को बोलता है कि सोना ले जाकर उसके लिए एक रॉयल बाथरूम बना दो। अब उसकी इविल लॉर्ड की दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई, अब सिर्फ हारम बनाना बाकी है। वो ब्रायन को बोलता है कि सारी खूबसूरत लड़कियों को बुलवा लो ताकि वो अपने हारम के लिए चुन सके, और अभी के लिए एक बड़ी सी हॉल को मजे की जगह बनाने को कहता है। जब रोबोट मेड्स कमरे की सजावट कर रही होती है, लियाम ब्रायन से कहता है कि वो एक पूल बनवाएगा जो वाइन से भरा होगा और उसके आसपास जूसी मीट की पिलर्स होंगी, बस अल्टीमेट लग्जरी के लिए। उसने अपनी पिछली जिंदगी के किसी मांगा में ऐसा कुछ देखा था। ब्रायन को समझ नहीं आता कि लियाम इतना अजीब क्यों है, पर उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है, तो वो चुपचाप इंस्ट्रक्शंस मानने लगता है। दूसरी तरफ आमागी को इस प्लान से कुछ दिक्कत है। लियाम उससे बोलता है कि वो बैनफील्ड फैमिली का हेड है, तो अपना पैसा जैसा चाहे वैसा खर्च कर सकता है। आमागी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कहती है कि उसकी फैंटेसी पूरी करने में ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, लेकिन कुछ और परेशानियां भी है। सबसे पहली बात, पूल को शराब से भरने पर उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाएगी और थोड़ा सा भी स्पार्क हुआ तो धमाका हो सकता है। लियाम थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि वो अल्कोहल की क्वांटिटी कम कर देगा। तभी आमागी पूछती है कि पूल में वाइन भरने का आइडिया आया ही क्यों। वो समझाती है कि वाइन में तैरना चिपचिपा भी लगेगा और पीने लायक भी नहीं रहेगी, लेकिन लियाम कहता है कि उनके पास वाटर प्यूरिफायर है। आमागी कहती है कि वाटर प्यूरिफायर तो सारी शराब भी निकाल देगा। तभी ब्रायन भी बात में शामिल हो जाता है। ब्रायन कहता है कि वो अपने मालिक को ऐसी अनहाइजीनिक चीज करने नहीं देगा। वो मीट को हॉल में लटकाने पर भी आपत्ति करता है, पर जब लियाम आर्ग्यू करता है तो आमागी बोलती है कि अगर प्रोसेस्ड मीट लटकाया तो रूम ग्रोसरी स्टोर लगेगा और अगर कच्चा मीट लटकाया तो बचत शॉप बन जाएगी। लेकिन लियाम तो अपने हारम बनाने के प्लान पर टिका रहता है। आमागी इस बात पर खुश हो जाती है और इस आइडिया को सपोर्ट करती है, जिस पर लियाम भी हैरान हो जाता है। ब्रायन भी कहता है कि जब लियाम एक नोबल है और बैनफील्ड फैमिली का बॉस है तो उसका हारम होना नेचुरल है, और लियाम को लगता है कि शायद इविल लॉर्ड बनने की जरूरत नहीं, ऐसे ही मजे किए जा सकते हैं। ब्रायन फिर रेंट करने लगता है कि लियाम लड़कियों में इंटरेस्टेड ही नहीं लगता, पर वो निया के ट्रैप्स में फंस ही जाता है। ब्रायन बोलता है कि उसे हमेशा चिंता रहती है, क्योंकि अगर लियाम को कुछ हो गया तो बैनफील्ड फैमिली का नाम खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो बोलता है कि जल्दी से हारम शुरू करो और कुछ बच्चे भी हो जाए ताकि फैमिली का वंश चले। लेकिन ये सब सुनकर लियाम की बोलती बंद हो जाती है। फिर भी उसे ये जानकर खुशी होती है कि उसके हारम वाले प्लान पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो अनाउंस करता है कि अब सुंदर लड़कियों की तलाश तुरंत शुरू हो जानी चाहिए। तभी ब्रायन पूछता है कि हारम कितना बड़ा चाहिए। लियाम ड्रामा करते हुए अनाउंस करता है कि उसे 100 लड़कियां चाहिए। ब्रायन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन ब्रायन के हिसाब से ये नंबर बहुत छोटा है। आमागी भी एग्री करती है। वो बताती है कि उन्होंने तो 10,000 लड़कियां शॉर्टलिस्ट कर ली है और पहला बैच 1,000 का बुलाने का प्लान है। जैसे ही लियाम ये सुनता है वो घबरा जाता है, लेकिन ब्रायन उसको लगातार ताना मारता रहता है कि जितनी ज्यादा लड़कियां उसके हारम में होंगी उतना ही बेहतर होगा, ताकि उसमें से अपनी परफेक्ट सोलमेट ढूंढ सके। ब्रायन बार बार कहता है कि अपनी जिंदगी की सही जोड़ीदार जल्दी ढूंढ लो, पर लियाम अनाउंस कर देता है कि उसके लिए आमागी ही बेस्ट है और वो हमेशा उसकी फेवरेट रहेगी। हारम के लिए आमागी उसको एक लिस्ट देती है, बोलती है कि जो लड़की पसंद आए उस पर स्वाइप राइट करो, फिर उसे तुरंत बुलाया जाएगा। आमागी कहती है कि यहाँ की कोई भी लड़की खुश नसीब होगी अगर उसके हारम में शामिल हो सके, क्योंकि वो पूरे टेरिटरी का लॉर्ड है। पर यही बात लियाम को सबसे ज्यादा इरिटेट करती है। वो आमागी और ब्रायन से कहता है कि उसे ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए जो खुशी खुशी उसकी हो जाए। उसकी सोच है कि वो एक इविल लॉर्ड बनना चाहता है, जहाँ लड़कियां मजबूरी में उसके हारम में हो, चाहे वो पसंद न करे। ब्रायन उसकी सोच पर हैरान रह जाता है, पर लियाम अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो आमागी और ब्रायन से कहता है कि कुछ ऐसी खूबसूरत लड़कियां ढूंढो जो उससे नफरत करती हो, क्योंकि सिर्फ वही उसके इविल लॉर्ड बनने का सपना पूरा कर सकती है। कुछ दिन बाद लियाम खुद अपने एरिया में लड़कियां देखने निकल पड़ता है। पहली बार अपनी हवेली से बाहर निकलता है और उसको यहाँ की कल्चर का कुछ आइडिया नहीं, पर उसको लगता है कि अगर वो थोड़ा क्रीप जैसा
बिहेव करेगा तो लड़कियां उसे पसंद नहीं करेंगी। वो पहली सुंदर लड़की पर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसको शौक लगता है क्योंकि वो लड़की उसे सच में पसंद करती है, बस क्योंकि वो हैंडसम लग रहा है। वो उससे पूछती है क्या वो वाकई उसके जैसा किसी को चाहता है, और तभी अपनी नोज रिंग से एक बबल उड़ा देती है। लियाम ये देख के डिस्गस्ट हो जाता है और फिर देखता है कि आसपास की सभी लड़कियां नाक की रिंग से बबल्स निकाल रही है। वो उस लड़की से पूछता है कि ये क्या है, तो वो बताती है कि ये लेटेस्ट फैशन ट्रेंड है जो सब लड़कियों में पॉपुलर है। लियाम का उस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता और वो वापस घर चला जाता है, पर एक नोज रिंग खरीद लेता है। थोड़ी देर बाद आमागी और ब्रायन आते हैं और लियाम को देखते हैं कि वो वही नई फैशन वाली नोज रिंग पहना हुआ है। लियाम थक कर बोलता है कि यहाँ की लड़कियों का टेस्ट कितना बेकार है अगर उनको ऐसी बकवास चीजें कूल लगती है। आमागी कहती है कि स्नॉट बबल नोज रिंग बहुत क्यूट है और बोलती है कि लियाम उसे दिखाए, पर वो मना कर देता है। फिर वो नोज रिंग को पैर तले कुचल देता है, कहता है ये बहुत घटिया है और तुरंत इस पर बैन लगा देता है। उसके बाद वो कंप्लेन करता है कि इस टेरिटरी की फैशन ने उसकी उम्मीदों को धोखा दिया। उसको लगा था यहाँ टाइट ड्रेसेस वाली मॉडर्न मैजिक वाली दुनिया होगी। लियाम को बस ऐसी लड़कियां ही मिलती है जो नाक की रिंग से बबल्स निकालती है। उसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब वो देखता है कि यहाँ की लड़कियां पूरे शरीर को कवर करने वाले लेटेक्स स्विमसूट्स पहनती है जिसमें जरा भी स्किन नहीं दिखती। आमागी बताती है कि ये नया फैशन है जो लोगों ने खुद बनाया है सूरज की रोशनी से बचने के लिए। वो कहती है कि बैंफील्ड के लोग अपना फैशन खुद डिसाइड करते हैं, यही यहाँ की कल्चर है। लियाम को ये बिल्कुल मंजूर नहीं होता और वो बोलता है कि अब वो यहाँ की फैशन इंडस्ट्री बदल देगा। तुरंत ही वो आमागी को डिजाइनर्स और कुछ सुंदर लड़कियां हायर करने को बोलता है ताकि जब लोग उन्हें खूबसूरत कपड़ों में देखेंगे तो वो भी इंस्पायर हो जाएंगे और बोल्ड फैशन ट्राई करेंगे। वो सोचता है कि एम्पायर की सबसे मशहूर मॉडल को बुला ले, पर आमागी समझा देती है कि उसकी फीस पूरे साल के बजट के बराबर है। लियाम तुरंत ही मॉडल लाने का प्लान ड्रॉप कर देता है, लेकिन अब भी चाहता है कि पैलेस में सुंदर लड़कियां हों जिन्हें वो अपनी मर्जी से रेडी कर सके। आमागी बोलती है कि पैलेस में काम करने के लिए सुंदर होना जरूरी है, इसलिए यहाँ सभी वर्कर्स अच्छे दिखते हैं। लियाम मान जाता है कि ये सच है। फिर आमागी और ब्रायन कहते हैं कि पैलेस की सर्वेंट्स अपनी मर्जी से उनके बेडरूम में जा सकती है क्योंकि नौकरी लेते वक्त वो लोग कंसेंट दे चुकी है। लियाम को ये आइडिया पसंद तो आता है, लेकिन उसके इविल लॉर्ड वाले प्रिंसिपल से मैच नहीं करता, इसलिए सोचता है कि क्या सच में वो एक क्रूएल डिक्टेटर बन सकता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस क्रिस्टिना, जिसे लियाम ने पायरेट से बचाया था, महंगे ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल हो गई है। जैसे ही वो उठती है और अपने पुराने जैसा शरीर पाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत सालों तक एक मॉन्स्टर की तरह जीती रही थी। चाहे ये सपना ही हो, क्रिस्टिना खुश है, पर डॉक्टर बताता है कि ये सपना नहीं है। डॉक्टर कहती है कि उन्होंने एलिक्सर, एक मिरेकल मेडिसिन यूज की है जो हर बीमारी और चोट ठीक कर सकती है। क्रिस्टिना हैरान होकर पूछती है कि कोई इतनी महंगी दवाई एक ऐसी प्रिंसेस पर क्यों वेस्ट करेगा जिसका देश ही खत्म हो चुका है। डॉक्टर बताता है कि ये सब लियाम की वजह से है। उसने हॉस्पिटल बनवाया, डॉक्टर रखे और एलिक्सर मंगवाया ताकि पायरेट से बची सब लड़कियों का इलाज हो सके। क्रिस्टिना ये सुनकर बोलती ही नहीं। फिर डॉक्टर बोलता है कि अब उसके लिए रिहैब मुश्किल होगा। वो कहती है कि वो सब कुछ करेगी। फिर डॉक्टर उससे बोलता है कि लियाम का मैसेज है कि अब उसे अपना कर्जा चुकाना है। क्रिस्टिना लियाम को याद करके सोचती है कि उसने उसे हेल से निकाला और अब वो पूरी कोशिश करेगी कि मास्टर को खुश कर सके। लियाम की टेरिटरी तेजी से तरक्की करने लगती है और लोग मजाक करते हैं कि अब उनके पास इतना काम है और पैसा कमाने के मौके हैं कि थक गए हैं। गाइड, जो हमेशा से किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहा है जो लियाम से खुश न हो, कंफ्यूज रहता है कि उसने ऐसा क्या गलत कर दिया कि सब लोग खुश हैं, गरीब और परेशान क्यों नहीं है जैसे होना चाहिए था। वो जल्दी से उस आर्मी बटालियन की तरफ देखता है जो लियाम को इंपीरियल फोर्सेस से ओल्ड शिप्स के साथ मिली थी और उसने कोशिश की थी कि कुछ ईमानदार फौजी भेजे जाए ताकि वो इविल लॉर्ड के खिलाफ बगावत कर सके। पर सभी सोल्जर्स ने तो लियाम की वफादारी की कसम खा ली है क्योंकि दूसरे नोबल्स के अलग लियाम सच में पायरेट्स के सामने खड़ा होता है और अपने सोल्जर्स का ख्याल रखता है। फिर गाइड चेक करता है यासू को जो अब क्लब में रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा है। सोचता है कि अब तो उससे सेफ होना चाहिए, चाहे लियाम को स्कैम के बारे में पता भी चल जाए। पर उसने खुद ही अपनी तकदीर खराब कर ली क्योंकि टीवी पर न्यूज आ जाती है कि लियाम को इंपीरियल आर्मी ने मेडल ऑफ ऑनर दिया है पायरेट्स की बेस तोड़ने के लिए। लियाम अपनी स्पीच में यासू का नाम लेने लगता है, उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है और यासू परेशान हो जाता है कि अब भी उससे लियाम के चक्कर में फंसना ही पड़ेगा। गाइड फिर से डिसपॉइंट हो जाता है। वही दूसरी तरफ पायरेट कैप्टन गोज अपनी ज्यादातर शिप्स लेकर इंपीरियल आर्मी से बच निकलता है, कुछ हजार शिप्स को डिकॉय बना के। उसे कोई परवाह नहीं कि जो लोग पीछे रह गए और सोचता है कि उसकी फ्लीट बैंफील्ड टेरिटरी जाते हुए इंपीरियल आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड कैसे पहुंच गई। उसे लगता है कि वॉर्प गेट वाले ही धोखा दे गए, तो अपने असिस्टेंट को कहता है कि उनको सबक सिखा दे। तभी गाइड उसके पास आ जाता है और कहता है कि वो गुस्से का निशाना गलत जगह लगा रहा है। गाइड अपनी पावर से उसका दिमाग घुमाता है, बोलता है कि असली दुश्मन तो लियाम है जिसने उसका ट्रेजर आइलैंड लूट लिया। गोस तुरंत ऑर्डर्स बदल देता है, अपनी क्रू को बोलता है कि जल्दी से सप्लाई रिफिल करो, उसके बाद सीधा बैंफील्ड टेरिटरी पर धावा बोलेंगे। गाइड खुश हो जाता है, उसे पूरा भरोसा है कि गोज अपनी पावरफुल फ्लीट के साथ लियाम को आसानी से हरा देगा। तभी लियाम अपने मेंशन में ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा होता है। रोबोट मेड्स उसके चारों तरफ बिजी रहती है, लेकिन उसके अंदर कोई हिस्सा अब भी सेटिस्फाई नहीं लगता। वो आमागी से पूछता है कि इविल लॉर्ड का खाना कैसा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो इविल लॉर्ड हमेशा बहुत सारा मीट खाता है। सुंदर औरतें उसके आसपास होती है और उसके लोग भी मजेदार जिंदगी जीते हैं। आमागी
पूछती है कि क्या अभी भी वो अपना वाइन का लेक और मीट की टॉवर वाला आइडिया पूरा करना चाहता है। लियम बोलता है कि ये प्लान वो छोड़ चुका है। आमागी फिर पूछती है क्या और खाना चाहिए या ऑफिसर्स को लंच पे बुलाना है, पर लियम दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है। लियम ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और आमागी सोच लेती है कि शायद उसको चाहिए कि खूबसूरत लड़कियां उसकी खातिरदारी करें जब वो खाना खाए। वो पूछती है क्या हरीम की लिस्ट से कुछ लड़कियां बुला दूं। लियम उससे पूछता है कि क्या वो इस बात से ठीक है। आमागी बोलती है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के लियम थोड़ा उदास हो जाता है और पूछता है क्या उसे दूसरी लड़की लाने से भी आमागी को फर्क नहीं पड़ता। तो आमागी कहती है कि अभी तक तो तुम्हारी कोई लड़की है ही नहीं, तो दूसरी कैसे हो सकती है। लियम कहता है कि उसके पास आमागी तो है, पर आमागी कहती है कि टेक्निकली वो लड़की नहीं है, वो तो रोबोट है। लियम को आमागी से वो जवाब नहीं मिलता जो वो चाहता था। आमागी बोलती है कि लियम को असली वाइफ ढूंढनी चाहिए ताकि वंश चल सके, लेकिन वो खुश है जो भी लियम को खुशी दे। थोड़ी देर बाद आमागी उसको साल का फाइनेंशियल रिपोर्ट देती है। वो बताती है कि पायरेट से जो खजाना मिला था उसने उनकी इकोनॉमी को बूस्ट किया, लोन का बड़ा हिस्सा चुका दिया और थोड़ा इंटरेस्ट भी बचाया। लियम हैरान रह जाता है, सोचता है कि उसके फादर और ग्रैंडफादर ने इतना लोन ले लिया था कि पायरेट्स का खजाना भी पूरा नहीं हुआ। फिर भी आमागी अपनी रिपोर्ट कंटिन्यू करती है, बताती है कि उनका इलाका धीरे धीरे मगर स्टेबिलिटी के साथ ग्रो कर रहा है और जल्दी सारा कर्ज उतर जाएगा। लियम ठंडी सांस भरता है और कहता है कि वो सोचता था इविल लॉर्ड बनकर पैसा अपने लिए उड़ाएगा, लेकिन अभी तो सारा पैसा लोन चुकाने में जा रहा है। आमागी पूछती है कि वो इविल लॉर्ड बनकर क्या करना चाहता है, तो लियम बोलता है शायद उसे टैक्स बढ़ा देना चाहिए ताकि लोग थोड़ा परेशान हो। आमागी उसे वार्न करती है कि शॉर्ट टर्म में पैसा तो आएगा, लेकिन लंबी रेस में उनकी टेरिटरी की ग्रोथ रुक जाएगी। लियम दोबारा सांस भरता है। आमागी पूछती है क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो। लियम कहता है कि वैसे तो वो काफी खुश है क्योंकि हर चीज उसके फेवर में जा रही है। उसके पास पावर है, पैसा है, आमागी भी है और आगे वो अपनी ताकत का मजा लेगा चाहे जो हो। वो सोचता है कि आमागी शायद समझेगी नहीं, पर आमागी बोलती है कि हो सकता है उसके सपने या एम्बिशंस न समझे, पर हमेशा उसके साथ रहेगी और उसको पूरा करने में मदद करेगी। थोड़ी ही देर बाद ब्रायन दौड़ता हुआ आता है और थ्रोन रूम में लियम को एक इमरजेंसी खबर देता है। वो कहता है कि पायरेट्स ने खुले आम युद्ध का ऐलान कर दिया है। उनकी शिप्स सोलर सिस्टम के किनारे पर जमा हो रही है। लियम राडार देखते हुए सोचता है कि ये पायरेट्स के लिए अजीब है क्योंकि वो लोग तो हमेशा चालाकी और डरपों की तरह बिहेव करते हैं, ऐसे खुले आम वॉर नहीं करते। आमागी बोलती है शायद पायरेट्स जानबूझकर सबको टाइम दे रहे हैं ताकि लोग ज्यादा डरे। वो समझाती है कि पायरेट्स का खजाना चुरा लेने के बाद अब वो रिवेंज लेना चाहते हैं और इजीली मार देना उनके लिए मजा नहीं है। लियम आमागी की बात से एग्री करता है, बोलता है कि कोई पागल आदमी जो अपने प्रिजन्स को टॉर्चर करता है और उनके शरीर तक मॉडिफाई कर देता है, वो जरूर रिवेंज लेने का कोई गंदा तरीका सोच लेगा। आमागी बोलती है कि अगर पायरेट्स ने ऑफिशियली उनके खिलाफ जंग का ऐलान किया है तो उनको अपनी ताकत पर सच में पूरा भरोसा है। लियम को ये सुनकर थोड़ा टेंशन हो जाता है और ब्रायन डिसाइड करता है कि अब मिलिट्री लीडर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मीटिंग में ब्रायन सबको बताता है पायरेट कैप्टन गोज के बारे में, जिसका ट्रेजर आइलैंड उन्होंने लूट लिया था। ब्रायन बोलता है कि गोज एक बहुत खतरनाक पायरेट माना जाता है और एम्पायर ने उसके सिर पर जबरदस्त बाउंटी लगा रखी है। लियम पूछता है और क्या पता चला है, तो ब्रायन बोलता है कि गोज ने डिमांड रखी है कि उनका सारा ट्रेजर वापस किया जाए जो उनके आइलैंड से लिया गया था और इसके साथ साथ गोज को कुछ सुंदर लोग चाहिए होस्टेजेस के रूप में। लियम ये सुनकर इरिटेट हो जाता है और ब्रायन सोचता है कि वो अपनी जनता की चिंता कर रहा है, लेकिन असल में लियम अंदर ही अंदर जलन महसूस कर रहा है। गोज अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, पैसा और लोग जबरदस्ती ले रहा है और यही काम तो एक इविल लॉर्ड को करना चाहिए। अब जब पायरेट कैप्टन उससे भी ज्यादा इविल निकला तो लियम डिसाइड करता है कि वो इसे होने नहीं देगा। इसी बीच एक मिनिस्टर सजेस्ट करता है कि पायरेट से बातचीत करनी चाहिए क्योंकि लड़ाई में तो उनकी हार ही होगी, पर मिलिट्री जनरल बिल्कुल डिसएग्री करता है। जनरल कहता है कि कोई गारंटी नहीं है कि पायरेट्स उन्हें छोड़ देंगे चाहे वो उनकी डिमांड्स मान भी ले और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। लियम पूछता है कितनी शिप्स है पायरेट्स के पास, तो पता चलता है उनके पास 30,000 शिप्स है, जबकि लियम की आर्मी अभी सिर्फ 5,000 शिप्स डिप्लॉय कर सकती है। जनरल कहता है फिर भी अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन मिनिस्टर बोलता है कि नेगोशिएट करते हैं और एम्पायर से मदद का वेट करते हैं। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, पर लियम को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो सोचने लगता है गोज की बाउंटी के बारे में कि ठीक ठाक है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि 30,000 शिप से टक्कर ली जा सके। वो कहता है कि अगर बाउंटी थोड़ी बड़ी होती तो वो कुछ ट्राई करता। तभी आमागी बोलती है कि उसके पास एक सुझाव है। आमागी समझाती है कि उन्होंने बैटल सिमुलेशन चलाई थी उन शिप्स पर जो पायरेट से मिली थी और उसके हिसाब से जंग जीतने का चांस सिर्फ 3.8% है। ब्रायन ये सुनकर डिसपॉइंट हो जाता है, बोलता है काश 7th वेपन फैक्ट्री का स्पेशल वेपन रेडी होता तो कुछ चांस बनता। ब्रायन लियम को उस वेपन के बारे में बताने ही वाला होता है कि अचानक टाइम फ्रीज हो जाता है। लियम चेक करता है कि सब सच में फ्रीज है। आमागी को जगाने की कोशिश करता है, फिर इधर उधर देखने लगता है कि अब क्या होने वाला है। तभी गाइड उसके सामने आ जाता है। लियम उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। बोलता है कि अभी उसके पास एक अर्जेंट प्रॉब्लम चल रही है। गाइड लियम को बताता है कि उसे पता है पायरेट्स की वजह से वो परेशान है और ये भी रिवील करता है कि ये पायरेट्स यहाँ उसी ने बुलाए हैं, लेकिन ताकि लियम तुरंत उस पर शक न करे और बाद में ही सब समझे। गाइड बोलता है कि उसने ये सब उसकी भलाई के लिए किया है। गाइड कहता है कि लियम की टेरिटरी पर कर्ज का बोझ है, इसलिए उसने
पायरेट्स को बुलाया ताकि उनसे लड़कर पैसा मिल सके। वो लियम को समझाता है कि अगर वो पायरेट्स को हरा देगा तो उसे बहुत सारा खजाना मिल सकता है जो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लियम बोलता है कि वो पहले ही ट्रेजर आइलैंड से सब कुछ ले चुका है, लेकिन गाइड बताता है कि वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। गाइड कहता है घोष को हराओ, पूरा खजाना और इस्त दोनों पाओ। वो लियम को बताता है कि ये सब उसने उसके लिए प्लान किया है, इसी वजह से उसे एक गरीब नोबल के रूप में दोबारा जन्म दिया, कोई अमीर नहीं। गाइड बोलता है कि अगर वो मुश्किलें झेल कर आगे बढ़ेगा तभी असली ग्लोरी मिलेगी। लियम ये सुनकर खुश हो जाता है और गाइड का शुक्रिया करता है कि उसने उसके लिए इतना सोचा। गाइड चला जाता है और टाइम वापस नॉर्मल हो जाता है। तभी ब्रायन अपनी बात पूरी करता है 7 एथ फैक्ट्री के नए वेपन के बारे में, पर लियम उस लंबी सी वेपन के नाम से इम्प्रेस नहीं होता। फिर भी लियम ऐलान करता है कि अब वो पायरेट कैप्टन घोष और उसकी फ्लीट को हरा कर ही रहेगा। मिनिस्टर मना करता है कि ये सही फैसला नहीं है, लेकिन लियम उसे याद दिलाता है कि असली पावर उसी के पास है और मिनिस्टर को उसी की बात माननी पड़ेगी। तैयारियां हो चुकी है और ब्रायन अभी तक पैनिक मोड में है कि जैसे ही उनकी टेरिटरी स्टेबल होने की तरफ जा रही थी, अब पायरेट्स के साथ वॉर होने वाला है। आमागी उससे शांत रहने को बोलती है, कहती है अभी तक तो कुछ हारा नहीं है और लियाम ने भी पायरेट से लड़ने का सही फैसला लिया है। ब्रायन याद दिलाता है कि आमागी ने ही एनालिसिस किया था कि पायरेट्स के खिलाफ जीतने का चांस लगभग सिर्फ 4% है, पर आमागी कहती है कि उसके डेटा के हिसाब से गो की पायरेट क्रू तो सरेंडर होने के बाद पूरे प्लैनेट्स को मिटा देती है। वो बोलती है कि 4% चांस भी सरेंडर करने से बेहतर है और ब्रायन सोचता है काश लियाम 100 साल पहले पैदा होता, तब उसके पास पायरेट से लड़ने की पूरी तैयारी का टाइम होता। लियाम ये सब नहीं मानता, उसके लिए प्रेप टाइम सिर्फ कमजोर लोगों के लिए है। असली मर्द तो अपनी जान दाव पे लगाकर लड़ते हैं। वो अपनी फ्लीट को लीड करता है पायरेट से लड़ने, उनका शुक्रिया भी करता है कि उन्होंने उसे एक और मौका दिया ताकि वो जल्दी पैसा और नाम कमा सके। लेकिन गाइड पूरा यकीन है कि लियाम हार जाएगा और उसकी चाह है कि गोजे उसे अपना पेट बना दे ताकि लियाम को सबसे ज्यादा तकलीफ हो। गाइड सोचता है कि ये सब लियाम की गलती है कि उस पर इतना भरोसा किया, जबकि पिछली जिंदगी में इतना कुछ देख चुका है। वो इंतजार कर रहा है कि लियाम का भरोसा और ग्रेटिट्यूड कब नफरत में बदले ताकि वो उन इंटेंस नेगेटिव इमोशंस का मजा ले सके। दूसरी तरफ गोजे को खबर मिलती है कि लियाम अपनी क्रू के साथ उसकी तरफ आ रहा है और वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि अब वो उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। वो अनाउंस करता है कि जो भी लियाम को जिंदा पकड़ेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि उसका प्लान है कि बाद में उसको अपना खिलौना बना ले। वहीं लियाम की आर्मी के सोल्जर्स श्योर तो नहीं है बैटल को लेकर, पर उनको लियाम पर पूरा भरोसा है। लियाम खुद 3 दिन में बोर हो जाता है। जब एक्शन स्टार्ट ही नहीं होता, वो पूछता है कि ये लोग सीधा फायरिंग क्यों नहीं शुरू कर देते, तो क्रू बताता है कि वॉर तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, अभी सब ज्यादा स्ट्रैटेजी पर चल रहा है। वो कहते हैं कि नंबर्स के हिसाब से वो ऑलरेडी डिसएडवांटेज में, पर लियाम को ये समझ नहीं आता कि असली कॉम्बैट शुरू होने से पहले कैसे डिसएडवांटेज हो सकता है। वो बोलता है कि अभी तो दुश्मन दिख भी नहीं रहा, तो शिप का कैप्टन समझाता है कि स्पेस में एनिमी शिप को देखना मतलब क्लोज कॉम्बैट है। लियाम को मिलिट्री लॉजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको तो बस धमाके चाहिए। वो बोलता है कि तुरंत आगे बढ़ो, तभी शिप का रडार वार्निंग देता है कि दुश्मन पास आ रहे हैं। क्रू जल्दी से कंफर्म करता है कि 500 एनिमी शिप्स उनकी फ्लीट के नीचे दिख रही है और लियाम सोचता है कि पायरेट्स सिर्फ 500 शिप्स क्यों भेजेंगे हमला करने। क्रू बताता है कि ये शिप्स उन सोल्जर्स की है जो पायरेट्स के सामने सरेंडर कर चुके हैं और जिंदा रहने के लिए उनकी आर्मी ज्वाइन कर ली। वो बस डिस्पोजेबल पॉन्स है जो डिस्ट्रैक्शन के लिए भेजे गए हैं ताकि लियाम की फ्लीट की फॉर्मेशन टूट जाए। लियाम गोजे पर गुस्सा होता है कि वो अपनी क्रू के सबसे नीचे वाले लोगों को फॉर्डर बना रहा है, पर जैसे ही वो अटैक करते हैं लियाम उन एनिमी शिप्स को तुरंत उड़ा देता है। ब्रायन अभी भी पैनिक में है कि जैसे ही टेरिटरी स्टेबल हो रही थी अब वॉर हो रही है। लियाम के सोल्जर्स ने एनिमी शिप्स उड़ा दिए, पर इससे उनकी फॉर्मेशन में छोटा सा गैप आ गया। गोजे ने इसी मौके का फायदा उठाया और अपनी फ्लीट को चार्ज करने का ऑर्डर दे दिया। लियाम की फोर्सेस रिस्पॉन्स में पीछे हटने लगती है और गोजे सोचता है कि अब ये लोग उससे डर गए हैं। उसकी फ्लीट उनके पीछे भागने लगती है, लेकिन अचानक आगे की शिप्स कुछ ऐसी माइन से टकरा जाती है जो मैजिक से छुपाई गई थी। एक्सप्लोशंस से शिप्स को नुकसान होता है, पर गोजे को इसकी कोई परवाह नहीं क्योंकि उसके पास लोगों की कमी नहीं है। वो सामने वाली शिप्स को ऑर्डर देता है कि सब माइंस को टकरा कर क्लियर कर दो और ये देखकर लियाम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, पर गोजे की फ्लीट बैरियर शिप्स का इस्तेमाल करके अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। लियाम की साइड को डैमेज मिलने लगता है तो आर्मी ऑफिसर्स भी अपने मैनशिप के आसपास बैरियर सेट करने का ऑर्डर देते हैं। लियाम पूछता है क्या हो रहा है। ऑफिसर्स बताते हैं कि वो एनिमी की स्ट्रैटेजी कॉपी कर रहे हैं ताकि लियाम को सेफ रखा जा सके, पर लियाम को अपनी वैनगार्ड की फिक्र होती है जो बैरियर के आगे है और एनिमी की फायर के बिल्कुल सामने एक्सपोज्ड है। ऑफिसर कहता है कि उनकी पहली प्रायोरिटी लियाम को सेफ रखना है और वो जितने सोल्जर्स चाहिए सैक्रिफाइस कर देंगे। ऑफिसर ये भी कहता है कि अगर वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और लड़ाई को खींचते हैं तो इंपीरियल आर्मी से रीइंफोर्समेंट आ सकता है। लेकिन लियाम ये सब सुनकर मान नहीं रहा। वो डिक्लेयर करता है कि वो एक इविल लॉर्ड है जो चाहता है जबरदस्ती ले लेता है और जो उसका है उसको कभी जाने नहीं देता। वो बोलता है कि शिप्स और सोल्जर्स सब उसकी प्रॉपर्टी है और बिना उसकी परमिशन कोई भी उन्हें बेकार नहीं करेगा। लियाम ऑर्डर देता है कि कोई भी सोल्जर अपनी जान उसको बचाने के लिए या टाइम खरीदने के लिए सैक्रिफाइस नहीं करेगा क्योंकि वो ऐसे काम नहीं करता। वो बोलता है अभी के अभी पायरेट्स को कुचल देंगे और वो खुद बैटलफील्ड में अपने लोगों को लीड करेगा। लियाम आमागी
को बोलता है कि उसका मेचा आर्मर रेडी करो, और जब मिलिट्री ऑफिसर आर्ग्यू करता है तो लियाम उसे डिमोट कर देता है और आमागी को फ्लीट का कमांडर बना देता है। आमागी तुरंत बेस्ट स्ट्रैटेजी कैलकुलेट करके सारे शिप्स को चार्ज करने का ऑर्डर देती है। आर्मी ऑफिसर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन लियाम बोलता है अब मेरी मेड रोबोट बॉस है, उसकी सुनो, और वो खुद बैटल के लिए सूट अप करने चला जाता है। आमागी कंट्रोल संभाल लेती है और सब शिप्स को फुल स्पीड में आगे ले जाने का ऑर्डर देती है। आर्मी ऑफिसर सोचते हैं कि एक बॉट को फ्लीट लीड करना गलत है क्योंकि वो उनके मेन शिप को भी फ्रंट लाइन पर ले जा रही है, लेकिन आमागी कहती है कि जब लियाम बैटलफील्ड पर चला जाएगा तो मेन शिप को सेफ रखने की जरूरत नहीं, अब इस शिप को यूज करो लियाम को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यही सबसे स्ट्रॉन्ग शिप है। और टॉप ऑफिसर्स उसकी डिसीजन मेकिंग और लॉयल्टी देखकर हैरान रह जाते हैं। लियाम की स्ट्रैटेजी सबको पसंद आती है और जैसे फ्लीट आगे बढ़ती है वैसे ही लियाम भी स्पेस में लॉन्च हो जाता है। वो एक शॉर्ट रेंज वॉर्प यूज करता है और सीधा पायरेट क्रू के बीच टेलीपोर्ट हो जाता है। गोजे सोचता है कि शायद लियाम सुसाइड अटैक करने आया है ताकि किसी शिप को उड़ा सके। गोजे तुरंत ऑर्डर देता है कि जो शिप वॉर्प गेट से निकले उस पर सब फायर करें, पर शॉक तब लगता है जब सिर्फ लियाम अपने मेका नाइट में निकलता है। लियाम आसानी से पायरेट शिप्स की फायरिंग डॉज करता है और उनको एक एक करके गिराने लगता है। इसी बीच उसकी फ्लीट भी बैटल जोन तक पहुंच जाती है। फ्लीट पायरेट शिप्स पर फायरिंग शुरू कर देती है और सारे मेका नाइट्स डिप्लॉय कर देती है, तो गोजे भी अपने मेका नाइट्स बैटल में भेज देता है, पर उनकी कोई टक्कर नहीं होती लियाम से, जो आसानी से उनका सफाया कर देता है और फिर अपने प्लाज्मा कैनन से पायरेट शिप्स पर जबरदस्त अटैक करता है। लियाम के रूथलेस अटैक्स की वजह से पायरेट्स की फॉर्मेशन टूटने लगती है और आमागी को एक ओपनिंग नजर आती है। वो सब शिप्स को ऑर्डर देती है कि पायरेट्स की फॉर्मेशन के सेंटर से रश करें और तब तक मेका नाइट्स आपस में लड़ते रहते हैं। लियाम के प्लाज्मा कैन्स का एमो खत्म हो जाता है, तभी एक हाई रैंकिंग पायरेट नाइट उस पर अटैक कर देता है। लियाम सोचता है अब थोड़ा मजा आएगा क्योंकि ये एनिमी थोड़ा टफ लग रहा है, और दोनों तलवार से फाइट करते हैं। पायरेट नाइट भी लियाम की स्वॉर्ड्समैनशिप से इंप्रेस होता है और पूछता है कि किस स्कूल से सीखा है। लियाम प्राउडली बोलता है कि वो वे ऑफ दी फ्लैश स्कूल का स्टूडेंट है जो दुनिया का बेस्ट स्वॉर्ड स्टाइल है, पर पायरेट नाइट कहता है कि उसने कभी ऐसा नाम नहीं सुना, जबकि वो खुद एक्सपीरियंस स्वॉर्ड्समैन है। वो वे ऑफ दी फ्लैश को फेक स्टाइल बोलता है, पर लियाम इस बात को बर्दाश्त नहीं करता। वो अपना अल्टीमेट मूव यूज करता है और पायरेट नाइट को तुरंत मार देता है, लेकिन फिर थोड़ा रिग्रेट करता है कि अगर सबको एक ही मूव में खत्म कर दिया तो उसकी तारीफ कौन करेगा। तभी और पायरेट नाइट्स उसको घेर लेते हैं और जोर जोर से बोलते हैं कि एक गरीब नोबल होने के बावजूद वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लियाम को ब्रोक बोला जाता है तो वो गुस्से में फिर से अल्टीमेट मूव स्पैम करता है, सबको खत्म कर देता है। वो बार बार अल्टीमेट मूव यूज करता है और एक साथ ढेर सारे एनिमी नाइट्स को गिरा देता है, पर फिर उसके मेका आर्मर का राइट आर्म डैमेज हो जाता है क्योंकि उसने उसे ओवर यूज कर दिया था। लियाम रियलाइज करता है कि आर्मर उसके अल्टीमेट स्किल का लोड नहीं ले पा रहा। तभी और एनिमी नाइट्स आ जाते हैं उससे लड़ने के लिए। वो सब तरफ से अटैक करते हैं और जल्दी ही लियाम अपनी शील्ड्स लूज कर देता है और कॉर्नर हो जाता है। उसकी ट्रूप्स भी पीछे धकेल दी जा रही है। आमागी कैलकुलेट करती है कि जीतने का चांस अब सिर्फ 1% बचा है। फिर भी लियाम पूरी ताकत से लड़ता रहता है, लेकिन ये काफी नहीं पड़ता और कुछ ही देर में वो अपने आप को एनिमी से घिरा हुआ पाता है। जैसे ही लगता है कि लियाम पूरी तरह घिर चुका है, तभी अचानक रीइंफोर्समेंट्स आ जाती है और उसके पीछे वाले सारे एनिमी नाइट्स एक ही अटैक में खत्म हो जाते हैं। लियाम हैरान होकर सोचता है कि अब बैटल में कौन आ गया, और जैसे ही धुआं छनता है वो देखता है कि वो खुद प्रिंसेस क्रिस्टीना है अपने मेका नाइट के साथ। रिहैब अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन क्रिस्टीना लियाम का उधार चुकाने के लिए खुद मदद करने आई है और उसकी पूरी एलिट यूनिट भी उसके साथ है। उसकी यूनिट भी बैटलफील्ड पर आ जाती है और क्रिस्टीना सबको कमान देती है कि दुश्मनों को धूल चटाओ। वो लोग एनिमी नाइट्स और उनकी शिप्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं और क्रिस्टीना अपनी खूबसूरती के पर्दे के नीचे अपनी पागलपन दिखाती है। पायरेट्स को क्रश करते हुए वो लिटरली एंजॉय कर रही होती है। लियाम उसकी स्किल्स देखकर इंप्रेस तो होता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि कोई और उससे ज्यादा स्पॉटलाइट ले, तो वो अपना रॉकेट पंच निकालता है, लेकिन शूट करने के बजाय उसे अपने मेका पर लगाकर नया आर्म बना लेता है। कंट्रोल मिलते ही वो एक स्पेसशिप का टुकड़ा देखता है और लेजर से उसे एक ह्यूज स्वॉर्ड में बदल देता है अपने नए स्ट्रॉन्ग आर्म और जायंट स्वॉर्ड के साथ। लियाम अब अल्टीमेट मूव का और भी पावरफुल वर्जन लॉन्च करता है। पायरेट्स की मेका नाइट्स और बैटलशिप्स दोनों को एक ही अटैक में तोड़ देता है। उसका एक अटैक पायरेट्स की फॉर्मेशन को फाड़ देता है। सब पायरेट्स कांपने लगते हैं और आमागी कैलकुलेट करती है कि अब जीतने का चांस 83% हो गया है। वो अपनी फ्लीट को ऑर्डर देती है कि एनिमी फ्लीट के एक साइड पर फोकस करो, और इसी बीच लियाम अपना सिंगल यूज मेगा आर्म निकाल देता है। वो एक और स्वॉर्ड समन करता है और सीधा गोस की मेन शिप की तरफ चार्ज करता है, ये ठान के कि अब उसे पकड़ के अपना नाम बनाएगा। लियाम की शोहरत अब पूरी गैलेक्सी में फैल चुकी है और वो अब भी पायरेट नाइट्स को आसानी से तोड़ रहा है। बोलता है कि इनकी बाउंटी से पॉकेट मनी कमाना कितना आसान है। क्रिस्टीना जो एक फीमेल नाइट है बिल्कुल सिम बन गई है उसके लिए और कसम खा लेती है कि वो अपनी बॉडी और सोल से हर दिन उसकी पूजा करेगी। लेकिन जैसे ही कुछ पायरेट नाइट्स उस पर अटैक करते हैं उसकी पर्सनैलिटी एकदम बदल जाती है और वो एक मैनिक ब्लडथर्स्टी पागल बन जाती है। लियाम को उसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ पायरेट्स को कुचलने और अपनी पिछली जिंदगी में जो लोगों ने उसके साथ बुरा किया उसका बदला लेने पे है। तभी अमागी उसको वार्न करती है कि एक नई बैच एनिमी नाइट्स ऊपर से आ रही है और लियाम तुरंत उनकी तरफ उड़ जाता है। पायरेट्स उस पे मिसाइल्स फायर करते हैं पर लियाम अपना बैरियर एक्टिवेट कर लेता है जो उसने यासू के ट्रेनिंग के दौरान
सीखा था और सब कुछ ब्लॉक कर देता है। जब वो एनिमी फ्लीट को डिस्ट्रॉय करता रहता है, उसके आर्मी ऑफिसर्स बहुत इंस्पायर फील करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर लियाम नोबल ना होता तो शायद वो एक नॉर्मल टीनेजर ही होता। वो एक गरीब, कर्ज में डूबा नोबल परिवार में पैदा हुआ था जिसे उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था। फिर भी उसने मुश्किलें झेल कर सब कुछ बदल दिया। सोल्जर्स सोचते हैं कि उनको इंपीरियल आर्मी से इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई थी, पर अब लगता है ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि अब वो इतने कैपेबल लीडर के अंडर लड़ रहे हैं। सभी इमोशन हो जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी नोबल को देख रहे हैं जो अपनी जनता की सुरक्षा के लिए फ्रंट लाइन पर अपनी जान दाव पे लगा रहा है। चुप कर कहीं छुप नहीं रहा। इसी बीच लियाम मेन पायरेट शिप के पास पहुंच जाता है, पर जैसे ही वो अटैक करता है, सपोर्ट शिप्स अपना शील्ड एक्टिवेट कर देती है और उसके सब अटैक्स ब्लॉक हो जाते हैं। वो शील्ड के दूसरी तरफ वॉर्प भी नहीं कर सकता क्योंकि पायरेट्स ने जैमिंग डिवाइस लगा रखा है। लियाम इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन अमागी उसकी मदद करने का प्लान बनाती है। वो पूरी फ्लीट को ऑर्डर देती है कि फुल स्पीड में आगे बढ़ो और सारा फायर पावर शील्ड तोड़ने पर लगा दो। मिलिट्री ऑफिसर्स उसका कमांड सब शिप्स तक पहुंचाते हैं और जैसे ही सब रेंज में आते हैं, एक साथ सभी शिप शील्ड पर फायर कर देती है। शील्ड्स टूट जाते हैं और रीजनरेट होने से पहले फ्लैगशिप एक और एनर्जी बीम फायर करती है। एनिमी बैरियर शिप्स को उड़ा देती है। इससे शील्ड में गैप आ जाता है और लियाम तुरंत आगे बढ़कर इसका फायदा उठाता है। पायरेट कैप्टन गोज अपने लोगों को बैरियर डिफेंड करने को बोलता है, पर लियाम के सोल्जर्स और क्रिस्टीना भी उसके साथ आ जाते हैं। जब तक पायरेट्स शील्ड रिपेयर करते हैं, तब तक लियाम ऑलरेडी उसके पार पहुंच चुका होता है और इस साइड के पायरेट्स को भी तोड़ने लगता है। गोज ये देखकर हैरान हो जाता है कि कोई एक पुराने मेका नाइट में उसकी आर्मी को ओवरपावर कर रहा है और भी गुस्सा हो जाता है जब पता चलता है कि यही मेका नाइट उसके ट्रेजर प्लैनेट को लूटने में भी था। लियाम के ट्रूप्स अब गोज की फ्लैगशिप के पास आ चुके हैं और एनिमीज के मेकनाइट्स उनके सामने टिक नहीं पा रहे। गोज का असिस्टेंट पूछता है अब क्या करें, तो गोज कहता है कि अब अपनी जान बेकार में रिस्क लेने का कोई पॉइंट नहीं है, चाहे वो चाहता हो कि दुनिया उसे कमजोर न समझे। वो ऑर्डर देता है कि तुरंत एवैक्यूएशन शुरू करो, पर सिर्फ टॉप ऑफिशियल्स को ही बताना, बाकी सबको यही छोड़ दो ताकि वे डिकॉय का काम करें। गोज अपनी सारी शिप्स को कमांड देता है कि एनिमी नाइट्स पर बिना किसी टेंशन के फायर करो, चाहे अपने ही लोग गोली का शिकार हो जाए। वो कहता है कि दुश्मन को मिटा दो, चाहे अपने ही एलायंस क्यों न मर जाए। लेकिन लियाम सब अटैक्स डॉज कर लेता है और सीधा मेन पायरेट शिप की तरफ बढ़ जाता है। गोज असिस्टेंट को बोलता है कि तुरंत उन्हें वॉर्प करके निकल ले, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, लियाम उनकी शिप पर पहुंच जाता है। लियाम अपना प्लाज्मा कैनन समन करता है और शिप को उड़ा देता है, तो गोज इमरजेंसीज के पॉड्स की तरफ भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो भागता है, जलती हुई छत उसके ऊपर गिर जाती है। लियाम किसी भी पायरेट को भागने नहीं देता, सबको शूट कर देता है ताकि पायरेट्स को पता चल जाए कि किससे पंगा लिया है। तभी उसके ट्रूप्स भी उसको सपोर्ट करने आ जाते हैं और लियाम बोलता है कि अब सब अंदर चलकर शिप को पूरा क्लीन करेंगे और लीडर को पकड़ेंगे। कैप्टन वार्निंग देता है कि ये रिस्की है क्योंकि पायरेट्स अपनी शिप को उड़ा सकते हैं, लेकिन लियाम को लगता है कि ऐसा नहीं होगा। फिर भी श्योर होने के लिए वो रॉकेट फिस्ट्स ऊपर की तरफ शूट करता है और उन्हें रिमोटली कंट्रोल करके शिप के मैन वायर तोड़ देता है, जिससे शिप बिल्कुल बेकार हो जाती है। उसके बाद वो मेकनाइट से निकल आता है और अपने सोल्जर्स के साथ पायरेट फ्लैगशिप में घुस जाता है। शिप स्काउट करते वक्त लियाम को कुछ पायरेट्स दरवाजे के पीछे छुपे मिलते हैं और तुरंत उसके सोल्जर्स उधर फायर कर देते हैं। वे पायरेट्स स्पेशलाइज्ड कॉम्बैट सूट्स पहने होते हैं जो सेंसर से नहीं पकड़े जाते, पर लियाम खुश हो जाता है सुनकर, क्योंकि इसका मतलब है गोज के पास बहुत पैसा है और अब वो पैसा उसका होने वाला है। वो शिप के अंदर आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसका ग्रुप एक एनिमी मर्सनरी स्क्वाड से टकरा जाता है। एनिमी स्क्वाड का लीडर बोलता है कि पहले वे लोग भी नोबल्स के अंडर सर्व करते थे और लियाम उनका सामना नहीं कर पाएगा। लियाम कैजुअली उनके पास चला जाता है और अचानक एनिमी सोल्जर्स कट जाते हैं। बिना किसी ने देखा कि लियाम ने तलवार कब निकाली। उसके सोल्जर्स उसके पीछे में चल रहे होते हैं और सभी दुश्मन जल्दी ही पाथ क्लियर कर देते हैं। कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं। वे सभी मेन ऑफिसर्स को खत्म कर देते हैं, पर गोज का असिस्टेंट सरेंडर कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ गोज का इस्तेमाल हो रहा था। वो लियाम को बोलता है कि वो उसको ट्रेजर रूम तक ले जा सकता है, पर लॉक खोल नहीं सकता। फिर भी होप करता है कि शायद इससे उसकी जान बच जाए। लियाम अब इंटरेस्टेड हो जाता है और अपने सोल्जर्स को बोलता है कि असिस्टेंट पर गोली मत चलाओ, जो अब उसकी चमचागिरी शुरू कर देता है और साइड बदल लेता है। वो असिस्टेंट कहता है कि अब वो भी लियाम जैसे ग्रेट नोबल के अंडर सर्व करना चाहता है, लेकिन अगले ही पल उसका सिर जमीन पर लटक रहा होता है। इसी बीच गाइड दूर से सब देख रहा है और वो हैरान है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि लियाम पायरेट्स को हरा भी सकता है। अब गाइड को टेंशन हो रही है कि अगर लियाम जीत गया तो वो उसका शुक्रिया महसूस करेगा और ग्रेटिट्यूड ही उसके लिए खतरनाक है। इसलिए गाइड डिसाइड करता है कि अपना रूल तोड़कर डायरेक्टली दुनिया के मामले में इंटरफेयर करे और गोज को एक स्पेशल पावर देता है ताकि वो टेबल्स टर्न कर सके। दूसरी तरफ गोज भाग रहा है और लियाम से डरा हुआ है। वो जानता है कि अब सरेंडर का कोई फायदा नहीं और मरने की कगार पर भी वो अपना खजाना देने को रेडी नहीं है। अचानक गाइड की पावर उस तक पहुंचती है और कुछ समझने से पहले ही उसे पूरी तरह कैप्चर कर लेती है। गाइड उसके पीछे आकर बोलता है कि ये उसका आखिरी मौका है लियाम से बदला लेने का और जिंदा बचने का, और गोज खुशी से ये ऑफर ले लेता है। वो फील करता है कि उसके अंदर पावर और हिम्मत बढ़ रही है और फिर वो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गाइड खुश होता है ये देखकर, उसे पूरा यकीन है कि अब लियाम गोज को छू भी नहीं पाएगा, पर पावर शेयर करने के बाद गाइड थक जाता है तो
तो वो अपने डायमेंशन का एक दरवाजा बुलाता है और रेस्ट करने चला जाता है। जब गाइड डोर के अंदर चला जाता है, एक बॉल ऑफ लाइट बिना किसी को पता चले बाहर निकलती है और गोल्डन डॉग का रूप ले लेती है। तब तक लियाम और उसके सोल्जर्स पायरेट्स को गोली से उड़ा रहे होते हैं, लेकिन लियाम एकदम रुक जाता है क्योंकि उसने गोल्डन डॉग को देखा था। जैसे ही वो गायब हुआ, सोल्जर्स कहते हैं कि आसपास कोई लिविंग बीइंग नहीं है, पर लियाम को अपने पुराने पल याद आ जाते हैं जब उसका एक पेट डॉग था जो उसका सच्चा दोस्त था और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा। नॉस्टैल्जिया के इस बिटर स्वीट मूड में वो डिसाइड करता है कि जहां उसने डॉग को देखा था उस पाथ को फॉलो करे। वो एक गोल्डन क्यूब पाता है जो गोजर ने गिराया था और तुरंत सोचता है कि ये उसके ट्रेजर कलेक्शन में ऐड होना चाहिए। जब वो अपने सोल्जर्स को बता रहा होता है कि गोल्ड सबसे बेस्ट है, फिर से गोल्डन डॉग को भागते हुए देखता है और बिना सोचे उसका पीछा करता है। जल्दी ही वो एक डेड एंड तक पहुंचता है, पर उसकी गट फीलिंग कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने मेन को ऑर्डर देता है कि वॉल पर फायर करो और वॉल टूटकर एक हिडन रूम दिखाई देता है जो एंटिक से भरा होता है। सोल्जर्स खुश हो जाते हैं क्योंकि एंटीक्स अच्छे लग रहे हैं, पर लियाम को लगता है कि ज्यादातर नकली ही होंगे। लेकिन एक तलवार उसका ध्यान खींच लेती है और कुछ प्रैक्टिस स्विंग्स मारकर वो डिसाइड करता है कि ये तलवार वो यूज करेगा। तभी उसको अपने सोल्जर से इमरजेंसी मैसेज मिलता है। वो बता रहे होते हैं कि एक सुपरनैचुरल मॉन्स्टर मिल गया है जो जेम्स गन के सुपरमैन से भी ज्यादा बुलेट प्रूफ है। गोज अब भी सोल्जर्स को मार रहा है, चाहे गन फायर हो या रॉकेट लॉन्चर, और बोल रहा है कि लियाम को उसके पास लाओ ताकि वो खुद अपने हाथों से उसका काम तमाम कर सके। सोल्जर्स लियाम को बोलते हैं कि शिप से तुरंत निकल जाओ, लेकिन गोज डिसाइड करता है कि जब तक उसे लियाम नहीं मिलता तब तक वो सोल्जर्स को टॉर्चर करेगा। जब लियाम वहां पहुंचता है तो सीधा गोज पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक्स मॉन्स्टर बन चुके पायरेट कैप्टन पर कोई असर नहीं करते। लियाम खुद भी मानता है कि गोज सुबह 6 बजे वाले खुद उससे भी ज्यादा हार्ड है। फिर जैसे ही लियाम अपनी नई तलवार जो अभी अभी ट्रेजर रूम से उठाई थी निकालता है, एक ही स्ट्राइक में गोज का हाथ काट देता है। गोज उसे चोर बोलता है कि उसकी तलवार छीन ली, पर लियाम एटीट्यूड में बोलता है अब सब कुछ मेरा है। अपने गिरे हुए सोल्जर्स का बदला लेने के लिए लियाम गोज का दूसरा हाथ भी काट देता है, लेकिन गाइड की दी हुई पावर से गोज तुरंत दोनों आर्म्स टेंटिकल्स बनाकर रिजनरेट कर लेता है। वो टेंटिकल से लियाम पर हमला करता है, पर लियाम उन्हें भी आसानी से काट देता है और अपनी नई तलवार से खुश हो जाता है। जब सोल्जर्स लियाम को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास आ जाते हैं, गोज को फाइनली समझ आता है कि असली दुश्मन लियाम ही है। फिर से आर्म्स रिजनरेट करके अटैक करता है, लेकिन लियाम आसानी से बच जाता है और एक और बार उसे म्यूटिलेट कर देता है। अब गोज की आंखों में डर आ गया है, वो यकीन नहीं कर पा रहा। वो जिंदगी की भीख मांगता है, प्रॉमिस करता है कि अपना सारा ट्रेजर दे देगा, लेकिन लियाम ठंडे अंदाज में बोलता है तू कुछ भी कर ले, सब कुछ ऑलरेडी मेरा हो चुका है, अब तो तू सिर्फ मेरा अचीवमेंट बन सकता है। लियाम डिक्लेयर करता है कि अब गोज को इंपीरियल आर्मी को देगा ताकि बाउंटी कैश कर सके। गोज पैनिक हो जाता है, कहता है उसके पास एक हिडन ट्रेजर भी है जो बाउंटी से ज्यादा कीमती है, लेकिन लियाम बोलता है ये बात इंपीरियल आर्मी को बता देना, वो और ज्यादा टॉर्चर करेंगे। गोज ये सुनकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एक लास्ट अटैक करता है, पर लियाम फिर से आसानी से डॉज करता है और उसका पैर काट देता है। अब गोज बिल्कुल हेल्पलेस जमीन पर पड़ा है, लिटरली अपनी पतलून गीली कर देता है और जिंदगी की भीख मांग रहा है। लियाम वैसे भी सोच रहा था कि उसे जिंदा पकड़े, लेकिन आर्मी कैप्टन बोलता है कि इतना बड़ा रिस्क मत लो क्योंकि इसने ऑलरेडी बहुत सारे हमारे लोग मार दिए हैं। लियाम बोलता है कि जिंदा पकड़ेंगे तो बाउंटी ज्यादा मिलेगी, लेकिन कैप्टन बताता है कि ऐसे खतरनाक क्रिमिनल्स के लिए बाउंटी जिंदा या डेड सैम ही मिलती है। लियाम खुश होकर सिंपल बोलता है ठीक है काम तमाम। लियाम अपनी शिप पर वापस आता है, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा अनसेटिस्फाइड फील करता है क्योंकि उसको लगा था कि फाइट और ज्यादा धमाकेदार होगी। बाकी सब काम जनरल को दे देता है और विक्ट्री सेलिब्रेट करने अमागी के साथ चला जाता है। लियाम ने गोज और उसकी फ्लीट से जो भी खजाना हासिल किया था उसकी वैल्यू जानने के लिए मर्चेंट थॉमस को बुला लेता है। थॉमस एक अनुमान देता है और लियाम उस अमाउंट को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है। अमागी बोलती है कि इस पैसे से उनका बहुत बड़ा कर्ज चुका दिया जाएगा। लियाम एकदम कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि उसके टेरिटरी का कर्ज अमेरिका के स्टूडेंट डेब्ट से भी बड़ा कैसे हो सकता है। फिर थॉमस बताता है कि जिस बंदे ने एडवांस मेडिकल डिवाइसेस बनाई थी जो उन लड़कियों के इलाज के लिए यूज हुई थी जिन्हें पायरेट्स ने प्रिजन बनाया था, वो अब क्लिनिकल ट्रायल डेटा मांग रहा है ताकि डिवाइस को और इम्प्रूव कर सके। लियाम बोलता है कि उसके लिए बेस्ट बंदा तो यही है। तभी क्रिस्टिना वहां आकर लियाम के सामने झुकती है और बताती है कि उसका रिहैब पूरा हो गया है और अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गई है। वो लियाम की तारीफों के पुल बांध देती है, बोलती है कि उसने सिर्फ उसको हेल से आजाद नहीं किया बल्कि एक इज्जतदार इंसान की तरह जीने का मौका भी दिया। लेकिन लियाम को उसकी बकबक में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो सीधा बोलता है कि ट्रीटमेंट का रिजल्ट मर्चेंट और उसको बताओ। क्रिस्टिना तुरंत रेडी हो जाती है और कपड़े उतारने लगती है, बोलती है कि देखो उसका बॉडी पूरी तरह रिकवर हो चुका है। लियाम बोर होके बोलता है कि ये सब थॉमस को दिखा दो। थॉमस भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और बोलता है कि ये सब डिवाइस के डेवलपर को दिखाना चाहिए। तभी नायस थ्रोन रूम में आ जाती है कुछ और वारशिप्स बेचने के लिए। जैसे ही वो क्रिस्टिना को अंडीज में देखती है पैनिक हो जाती है कि कोई और लियाम को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। वो भी तुरंत अपने कपड़े उतार के लियाम से चिपक जाती है, बोलती है कि उसे लियाम का टेस्ट सबसे अच्छे से पता है। लियाम सीधा बोल देता है गेट लॉस्ट। क्रिस्टिना तुरंत अपनी तलवार निकाल के नायस की तरफ पॉइंट कर देती है, बोलती है कि अगर जिंदा रहना है तो लियाम की बात सुनो। जब दोनों लड़ रही होती है लियाम को एक अजनबी आवाज सुनाई देती है। उसका मूड पहले
से ही खराब है, पर वो फिर भी देखता है कि यूलिशा आ गई है, जो नायस की राइवल है और थर्ड वेपन फैक्ट्री से है। यूलिशा वही है जिसने क्रिस्टिना एंड गैंग को जो एडवांस मेचा नाइट्स दिए थे वो बेची थी। अब वो लियाम को और मेचाज बेचने आई है। अगर उसको उनकी परफॉर्मेंस पसंद आई हो तो नायस उसको गोल्ड डिगर बोलती है कि ये इतनी रिमोट जगह सिर्फ सेल के लिए आई है। लियाम उसको भी हिपोक्राइट कहकर चिल्लाता है। यूलिशा इन सब में इंटरेस्ट नहीं लेती, सीधा लियाम को दिखाती है कुछ 2000 मीटर लंबी वारशिप्स जो नोबल्स में काफी पॉपुलर है। लियाम उनको देखते ही इंटरेस्टेड हो जाता है और अमागी से बोलता है कि एक ले लेते हैं। अमागी बोलती है कि इतनी बड़ी वारशिप लेने के लिए रॉयल फैमिली की परमिशन चाहिए होती है। नायस तुरंत बोलती है कि उसके फैक्ट्री से छोटी वारशिप्स ले लो, पर क्रिस्टिना फिर से बीच में आ जाती है और नायस को साइड में हटने बोलती है। उसी टाइम ब्रायन भी वहाँ पहुँच जाता है और लियाम को असली लड़कियों से घिरा देखकर इमोशन हो जाता है। लियाम बोलता है ड्रामा बंद करो, सीधा बताओ क्या काम है। ब्रायन तुरंत बताता है कि गोस की पायरेट क्रू को हराने के अचीवमेंट के लिए लियाम को रॉयल फैमिली की तरफ से मेडल ऑफ ऑनर मिल रहा है और उसे इंपीरियल कैपिटल प्लेनेट बुलाया गया है। लियाम कैपिटल के पैलेस में पहुंचता है जहां एक सर्वेंट उसे गेस्ट रूम में वेट करने बोलता है क्योंकि कुछ लोग उससे मिलने आए हैं। लियाम क्यूरियस होता है कि कौन मिलने आया है, लेकिन जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो वो उनको पहचान ही नहीं पाता। उसका डैड एक्ट करता है जैसे कि लियाम को उसका चेहरा याद होना चाहिए, जबकि उसने उसे 40 साल पहले छोड़ दिया था। अमागी बताती है कि सामने जो आदमी खड़ा है वो उसका डैड है। तब जाकर लियाम को धीरे धीरे याद आता है। अमागी ये भी बताती है कि उसकी मॉम और ग्रैंड पेरेंट्स भी आए हैं और लियाम सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो सब बहुत यंग लग रहे हैं। लियाम उन पर शेड डालता है कि जब कभी पेरेंट्स की तरह बिहेव नहीं किया, अब फेमस और सक्सेसफुल होने पर मिलने चले आए हो। उसकी मॉम हंस के बोलती है, वैसे अभी वो डॉल तेरे पास है जो तुझे बचपन में गिफ्ट की थी। लियाम को उसका टोन बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर मॉम बोलती है कि रॉयल पैलेस में डॉल लेकर आना अच्छा नहीं लगता। ग्रैंड पेरेंट्स भी बोलते हैं कि उन्हें डिसअपॉइंटमेंट है कि वो एक ग्रोन मैन होकर भी डॉल के साथ घूम रहा है। वो बोलते हैं कि डॉल को फेंक दो और अमागी दूसरे रूम में वेट करने लगती है, लेकिन लियाम उसे रोक देता है। ऑर्डर देता है कि अमागी उसके साथ ही रहे। फिर वो विंडो की तरफ देखकर ठंडे अंदाज में पेरेंट्स से पूछता है, बताओ क्या चाहिए। पेरेंट्स बोलते हैं कि सुना है अब तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया है तो थोड़ा हमें भी दो। वो बोलते हैं अलाउंस बढ़ा दो ताकि नोबल की तरह लग्जरी लाइफ जी सके और बटरिंग शुरू कर देते हैं ताकि लियाम मान जाए। लेकिन लियाम सीधा बोलता है, अमागी इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। पेरेंट्स गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं तू कितना अनग्रेटफुल है। वो बोलते हैं कि पैसा देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी काफी महंगी चीजें खरीद ली है। तब लियाम गुस्से में तलवार निकाल के डैड पर पॉइंट करता है और बोलता है, टेरिटरी और पैसा सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। वो बोलता है सब निकल जाओ और पेरेंट्स जाते हुए भी बोलते हैं कि लियाम की परवरिश सही नहीं हुई। उनके जाने के बाद लियाम अमागी से पूछता है, क्या मुझे इनके कर्ज भी चुकाने पड़ेंगे। अमागी बोलती है कि लीगली तो नहीं, पर डेब्ट कलेक्टर्स जरूर आएंगे। वो सजेस्ट करती है कि अलाउंस बढ़ा दो, पर एक कंडीशन पर कि फ्यूचर में उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा, वरना वो कोई ऐसा तमाशा कर सकते हैं जो तुम्हारी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। लियाम डिसाइड करता है कि वो अपने पेरेंट्स का थोड़ा कर्ज चुका देगा ताकि कोई बुरा तमाशा ना हो। फिर अमागी से बोलता है, तुम ही मेरी असली फैमिली हो। दूसरी तरफ गाइड ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि इस बार लियाम को हर्ट करने के लिए उसकी फैमिली का इस्तेमाल करेगा। लियाम के पेरेंट्स को मैसेज मिलता है कि उनका अलाउंस बढ़ जाएगा, लेकिन अब दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं रहेगा। उनके ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें ब्लेम करते हैं कि बच्चा सही से नहीं पाला, तो डैड बोलते हैं कि तुमने भी कुछ खास नहीं किया। तभी गाइड अपनी पावर यूज करता है और प्लान बनाता है कि सब कुछ लियाम से छीन लेगा। गाइड के इन्फ्लुएंस में वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि फैमिली हेड बदलने के लिए तुरंत एप्लीकेशन डालेंगे। वो बोलते हैं जब टेरिटरी और पैसा हमारे नाम हो जाएगा तो एक नया हेयर पैदा करेंगे और लियाम को हटवा देंगे क्योंकि अब वो काम का नहीं रहा। गाइड सोचता है अब तो पक्का काम हो जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो गोल्डन डॉग जिसने पहले भी लियाम की मदद की थी अभी भी काम पर है। गोल्डन डॉग अमागी को सब सच बता देता है और अमागी सुन लेती है कि लियाम के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स उसे फैमिली हेड से हटाकर उसकी जगह सब कुछ अपने नाम करना चाहते हैं। कुछ दिन बाद एक ग्रैंड सेरेमनी में लियाम को मेडल ऑफ ऑनर मिलता है, पर अमागी अपने कमरे से ही सब देखती है। उसके बाद लियाम के पेरेंट्स प्राइम मिनिस्टर के पास कंप्लेन करने जाते हैं क्योंकि फैमिली हेड बदलने की उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई थी। प्राइम मिनिस्टर उन्हें क्लियरली बोलता है, लियाम ने 40 साल से टेरिटरी बहुत अच्छी तरह चलाई है, सक्सेशन में कोई इशू नहीं है। डैड बोलता है वो एआई रोबोट ले आया है, वो फिट नहीं है नोबल होने के लिए, पर मिनिस्टर बोलता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लियाम की अचीवमेंट्स आउटस्टैंडिंग है और एआई रखना क्राइम नहीं है। डैड लास्ट ट्राई में बोलता है कि मॉनिटरिंग कराओ, पर मिनिस्टर क्लियरली बोलता है लियाम एम्पायर के लिए एसेट है, उसने टेरिटरी डेवलप की, टैक्स दिया, अनलाइक तुम लोग जो सिर्फ आलसी थे। मिनिस्टर फिर वार्निंग देता है, कभी सोचना भी मत कि अपने बेटे को हार्म करो क्योंकि रॉयल फैमिली को उससे काफी उम्मीदें हैं, अगर कुछ हुआ तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। मिनिस्टर उनको धमकी देकर डिसमिस कर देता है। अब भी ये समझ नहीं पाता कि इतने बेकार पेरेंट्स से लियाम जैसा टैलेंटेड बंदा कैसे पैदा हो गया। उनके जाने के बाद मिनिस्टर अमागी को बुलाता है और पूछता है कि क्या वो सबसे खुश है। अमागी थैंक यू बोलती है कि उसकी रिक्वेस्ट सुनने के लिए, और मिनिस्टर कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि अमागी ने हाल ही में पायरेट से मिले खजाने से उनके सारे ओल्ड टैक्सेस चुकाने का ऑफर दिया था। अमागी परमिशन मांगती है एक 2000 मीटर लंबी वॉरशिप खरीदने की और मिनिस्टर बिना किसी प्रॉब्लम के अलाउ कर देता है। फिर वो थोड़ा कंप्लेन करता है कि एआई कितनी स्टूपिड है क्योंकि अमागी उसके पास ये ऑफर लेकर आई, जबकि उसे पता होना चाहिए
कि लियाम इंपीरियल फैमिली के लिए कितना वैल्यूएबल असेट है। उसको वैसे भी फैमिली हेड से हटाने का कोई चांस नहीं था। अमागी फिर भी थैंक यू बोलती है और गेस्ट हाउस वापस जाकर लियाम की केयर करती है, जो अभी पार्टियां अटेंड करने में बिजी था। लियाम को पार्टियों का इतना मजा नहीं आया, पर वो एक्साइटेड था क्योंकि सब कुछ नया और अनएक्सपेक्टेड था। अमागी खुश होती है ये सुनकर और बताती है कि लियाम अब जल्दी 50 का हो जाएगा, ऑफिशियली एडल्ट बन जाएगा। वो कहती है कि 40 साल से उसकी सेवा की है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि वो अलग हो जाए। लियाम को लगता है शायद अमागी ब्रेक मांग रही है, तो तुरंत अप्रूव कर देता है, लेकिन अमागी बोलती है कि वो चाहती है कि लियाम उसे अपने साथ रखना बंद करे। लियाम को ये सुनकर शॉक लगता है। अमागी बोलती है अगर वो एआई को साथ रखेगा तो रेप्यूटेशन खराब हो सकती है, इसलिए अब किसी इंसान को अपने साथ रखे। लियाम बोलता है मजाक मत करो, पर अमागी सीरियस है। वो याद दिलाती है कि जब उसने अमागी को अपना सर्वेंट बनाया था तब 3 रूल्स दिए थे। पहला रूल, अमागी कभी जानबूझकर लियाम को हानि नहीं पहुंचाएगी या कोई ऐसी चीज इग्नोर नहीं करेगी जो उसको हानि पहुंचा सकती है। अब अमागी को लगता है कि उसकी प्रेजेंस अब लियाम की वीकनेस बन गई है, जो उसके दुश्मन एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लियाम इनकार करता है और ऑर्डर देता है कि वो उसके साथ रहे, क्योंकि सेकंड रूल है कि अमागी उसकी हर बात माने। पर अमागी बोलती है अगर सेकंड रूल पहला रूल वायलेट करता है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। वो लियाम का शुक्रिया अदा करती है, पर इंसिस्ट करती है कि अब वो उसको डेंजर में नहीं डाल सकती। लियाम बोलता है थर्ड लॉ क्या, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है जब तक पहले 2 रूल्स वायलेट ना हो। अमागी कहती है कि वो सेफ है, पर लियाम पूछता है अपने फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हो। ऑर्डर देता है सच बोलो। अमागी रोने लगती है और कहती है जब भी तुमसे अलग होने का सोचती हूँ मेरा प्रोसेसर ओवरहीट हो जाता है, मैं ठीक से सोच नहीं पाती। लियाम को अब यकीन हो जाता है कि अमागी सच में उससे दूर नहीं जाना चाहती। वो डिक्लेयर करता है अगर तुम मुझे छोड़ गई तो मैं रोज पीता रहूंगा, सारा पैसा वेस्ट कर दूंगा, कनेक्शंस बर्बाद कर दूंगा, टेरिटरी को फिर से ग्री बना दूंगा, मैं ट्रेनिंग छोड़ दूंगा, इतना वीक हो जाऊंगा कि कोई भी मुझे मार देगा। क्या तुम चाहती हो मुझे डेंजर में डालना? अमागी बोलती है मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ये फर्स्ट रूल वायलेट करता है। लियाम बोलता है तो इसका मतलब तुम मुझे छोड़ ही नहीं सकती। फिर वो अमागी को हक करता है और बोलता है मुझे मत छोड़ो प्लीज, और अमागी प्रॉमिस करती है कि वो जितना हो सके उतना उसके साथ रहेगी।